नमस्कार, फाइनल ट्रेड में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। थोड़ी देर में अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन ठीक उससे पहले आज बाजार का दिन पूरी तरह से निराश करने का है। ये 8 दिन की जद्दोजहद जो कि 700 और 800 के बीच में चल रही थी, आखिरकार मार्केट ने 700 के लेवल को ब्रेक कर दिया। ये क्या क्लोजिंग बेसिस पर भी आज 700 के नीचे हमको मिलेगा, ये सिर्फ अब देखना बाकी रह गया है। लेकिन आज मार्केट में निराशा, उसके अपने शेयर्स भी रहे, लेकिन जो एक मैक्रो सेटअप है वो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। उसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट बन रहा है रुपया, क्योंकि रुपया 19 महीने के निचले स्तरों पर है। और साथ ही साथ वह क्रूड, जो क्रूड के अंदर कल हुआ 4% ईरान की खबर आते ही ये वापस से मुश्किल खड़ी कर रहा है। खैर, पहले जरा जल्दी से 5 बड़ी बातें देख लेते हैं ताकि पूरे बाजार का आपको आंकलन लग जाए। फिर आज की पूरी रूपरेखा होगी, कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे आपके सामने होगा। सबसे पहले एक्सपायरी से सिर्फ 24 घंटे पहले मार्केट ने 10,700 के इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ दिया। ये थोड़ा मुश्किल भरा है, और अगर पुल बैक आया, क्या 700 और 800 के बीच में सीरीज कट जाएगी, ये पोल के जरिए आपको पता लगेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि 10,700 और 800 की कॉल में जमकर बिकवाली हो रही है। ये 10,800 की कॉल तो कई दिन से टूट रही है। ये फर्स्ट साइन था कि 10,800 बाजार के लिए पा पाना या फिर टिक पाना थोड़ा मुश्किल दिख रहा था। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मार्केट के अंदर अगर आप वायदा बाजार के हिसाब से देखेंगे तो 200 में से करीब 15 शेयर, यानी कि करीब 10% शेयर आपको 6 से 15% की गिरावट पे दिख रहे हैं। तो मिड कैप की हालत आपको मालूम भी होगी। ये करीब 2% का तो इंडेक्स टूट गया, और एक शेयर करीब 10% टूटे हैं। आज वायदा के अंदर सीजी पावर 11% की नुकसान के साथ ट्रेड कर रहा है। 19 महीने के निचले स्तरों पर रुपया ये एक साइलेंट किलर की तरह मार्केट में आ रहा है। और अब रिपोर्ट ये कहती है कि हो सकता है 70 तक ना पहुंच जाए रुपया, जो कि बाजार के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। इकलौता सेक्टर जिससे बड़ा बेनिफिट उठाता है वो आईटी, हालांकि कुछ और भी एक्सपोर्ट्स के सेक्टर, लेकिन वो अपनी अलग अलग वजह से नहीं चल पा रहे। लेकिन आईटी को पूरी तेजी है। कच्चे तेल में फिर से तेजी देखने को मिल रही है, और ये रुख फिर से बरकरार हो गया जैसे इसने $75 को पार किया, क्योंकि वहां पे शॉर्ट कवरिंग आई, जो कि बैठक से पहले बने थे शॉर्ट्स, वो पूरी तरह से कवर हो रहे हैं। अब ये 5 बड़ी बातों से आपको पूरे बाजार का काफी हद तक आंकलन लगा होगा। अब जरा ये देख लेते हैं आज की पूरी रूपरेखा। थोड़ी देर में हम आपके सामने इवेंट्स रखने वाले हैं कि कौन कौन से बड़े इवेंट्स होंगे। खुलने के बाजार के बाद जो मार्केट में खबरें आई हैं शेयर स्पेसिफिक जुड़ी हुई, वो आपके सामने रखेंगे। ईरान ने जो बयान दिया यूएस नीति का, भारतीय कंपनी को भी फायदा कैसे मिलेगा, जरा ये हम आपके सामने रखेंगे। चीनी मिलों को एक राहत देने की बात सरकार ने उठाई है। ये खबर कल आई थी, आज कंफर्मेशन है। कैसे फायदा मिलेगा, ये पूरे एनालिसिस आपके सामने। 2:30 बजते अनिल सिंह से हम जानेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर आपकी आखिरी 1 घंटे की रणनीति क्या हो, और ठीक एक्सपायरी से पहले इन दोनों इंडाइसिस में क्या किया जाए, जिसमें डिस्काउंट भी है और बिकवाली भी है, न केवल जून के अंदर बल्कि जुलाई सीरीज के अंदर भी, और रोल ओवर भी कमजोर। ये इंपॉर्टेंट है। निफ्टी पोल आपके सामने होगा, पूरी एक्सपायरी का पूरा सेशन हम आपके सामने रखेंगे। और जैसे ही 2:40 बजेंगे तो एक्सपर्ट्स आपको उससे पहले भी कुछ बीटीएसटी कॉल्स देंगे, और उसमें गति और तेज हो जाएगी। 2:30 बजते के बाद हम आपके सामने आज एक चार्ट पे भी एक शेयर रखने वाले हैं। कर्ज को लेकर जो बैंकों की इस समय हालत बिगड़ रही है, वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 3:05 पे वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा ब्यौरा हमने आपके सामने रखा, जो आज हम बात करने वाले हैं। मानसी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं अगले हफ्ते के ट्रिगर्स बताने के लिए। साथ ही साथ पूजा से हम ये जानेंगे खबरों वाले शेयर कौन से हैं। तो पहले मानसी आपके पास ही आते हैं, ये ट्रिगर कौन से हैं? आज तो खैर रुपया, कच्चा तेल तो ट्रिगर था ही, इसके अलावा और क्या है? जी बिल्कुल डिम्पी, तो आज के हम ट्रिगर से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो टाटा सन्स की बोर्ड बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन है। ये बैठक अहम इसलिए है क्योंकि ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन आने वाले 5 सालों की रूपरेखा जो है वो इस बैठक में बताने वाले हैं। इसी के अलावा मनपसंद बेवरेजेस के लिए भी आज का दिन अहम है, क्योंकि Q4 नतीजों पर आज बोर्ड बैठक होनी है, और नए ऑडिटर्स की रिपोर्ट भी इसमें जारी हो सकती है। साथ ही डीएचएफएल की एनसीडीएस से 12,000 करोड़ जुटाने पर बोर्ड बैठक होने वाली है। तो ये भी एक अहम बैठक है जिस पर हम नजर बनाए रखे हैं। अब बात करते हैं कल के अहम ट्रिगर्स की। तो सबसे पहले तो महीने का आखिरी गुरुवार है, जून सीरीज की एक्सपायरी कल हम होते हुए देखेंगे, इस पर हमारी नजर होगी। और साथ ही बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी कल ही के दिन होनी है। तो ये दोनों ट्रिगर्स पर हम नजर बनाए रखेंगे। इसके अलावा फोर्टिस हेल्थ केयर, इस कंपनी में बोली लगाने का कल आखिरी तारीख है। तो ये भी एक अहम इवेंट है फोर्टिस हेल्थ केयर को ध्यान में रखते हुए। साथ ही बात करते हैं जेके सीमेंट की। जेके सीमेंट की बोर्ड बैठक है, और बैठक में शेयर्स जारी कर या तो क्यूआईपी से के जरिए पूंजी जुटाने पर सोच विचार किया जाएगा। तो जेके सीमेंट के लिए भी एक अहम दिन, क्योंकि बोर्ड बैठक होने वाली है, उसमें पूंजी जुटाने पर खास सोच विचार किया जाएगा। साथ ही बात करते हैं आरती इंडस्ट्रीज की। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पर बोर्ड बैठक होने वाली है। 3 कंपनीज आरती इंडस्ट्रीज, नेसेंट केमिकल और आरती सर्फेक्टेंट्स की स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के बारे में इस बैठक में सोच विचार किया जाएगा। तो आरती इंडस्ट्रीज के लिए भी एक
अहम दिन और साथ ही कल ही के दिन जून यूएस के Q1 जीडीपी के आंकड़े आते हुए हम देखेंगे। तो ये काफ़ी अहम है कल और आज के अहम ट्रिगर्स। ठीक है, ये कुछ एक अहम ट्रिगर्स आपके सामने जिसमें इंपॉर्टेंट होगा। एक तो जीडीपी के नंबर जो कि 28 तारीख को, कल वायदा बाजार की एक्सपायरी और 2 कंपनीज के रकम जुटाने की बात है जिसमें DHFL है और जुबिलेंट लाइफ साइंसेज है। और टाटास को लेकर तो जी बिजनेस की खबर सबसे पहले आपके सामने थी, एनालिसिस भी था, ये भी जारी रहेगा। आज जब अनाउंसमेंट होगी तो उसका पूरा एनालिसिस आप जी बिजनेस पे ही देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, जरा ये भी देख लेते हैं आज खबरों वाले शेयर कौन से, उसके बाद फिर आज का मार्केट का एनालिसिस करना शुरू करेंगे। पूजा बताएं खबरों वाले शेयर्स। 63 मून्स यहाँ पर एक नेगेटिव खबर आई है कंपनी के लिए, बड़ा झटका कंपनी को लगा है। NCLT ने टेकओवर के आदेश दिए थे और इसके खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल में यानी कि NCLAT में अर्जी दी गई थी, लेकिन अब NCLAT ने भी कंपनी के अगेंस्ट ही फैसला सुनाया है और टेकओवर का जो आदेश दिया था उस पर रोक से इनकार कर दिया है। तो ये एक नेगेटिव खबर यहाँ पर कंपनी के लिए 63 मून्स के लिए। HCL टेक, यहाँ पर थोड़ी देर पहले खबर आई है कि कंपनी एक जर्मनी की कंपनी H&D इंटरनेशनल ग्रुप को खरीदेगी, जिसके लिए कंपनी ने करार कर लिया है और 3 करोड़ यूरो में खरीदने के लिए करार हुआ है। कंपनी इसके जरिए जर्मनी में अपने एक्सपेंशन प्लान्स की योजना है कंपनी की और इस अधिग्रहण के जरिए कंपनी उस तरह का डेवलपमेंट करेगी। तो HCL टेक इस खबर के चलते फोकस में। SBI, सुबह आपको याद होगा विजया बैंक और IDBI बैंक की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ रहे थे DSK ग्रुप को लेकर। SBI से भी BSE ने क्लैरिफिकेशन मांगा था जिस पर कि अब सफाई आई है और DSK ग्रुप को लोन देने पर बैंक ने सफाई दी है कि इस लोन में कोई गड़बड़ी नहीं है। 160 करोड़ का बकाया है और जो भी रिकवरी है उसकी वसूली जारी है और जो भी दिया गया था वो RBI के नियम के मुताबिक ही ये लोन दिया गया था। इस तरह का क्लैरिफिकेशन SBI की तरफ से आ रहा है। अब बात करते हैं नई लिस्टिंग की। सोलारा एक्टिव फार्मा की आज लिस्टिंग हुई है। NSE पर ये लिस्टिंग करीब 265 रुपये प्रति शेयर पर हुई है ये लिस्टिंग और लिस्टिंग के बाद शेयर में 5% तक की गिरावट देखने को मिली है। हम आपको बता दें कि स्ट्राइड्स के 6 शेयर के बदले शेयरधारकों को कंपनी का 1 शेयर मिला और सीक्वेंट के 25 शेयर के बदले शेयरधारकों को कंपनी के 1 शेयर मिले। तो आज नई लिस्टिंग पर भी नज़र थी। IPO का भी अपडेट लेते हैं। विराग इंजीनियरिंग का IPO 1:35 तक का अपडेट है। तब तक ये IPO करीब 36% अब तक सब्सक्राइब हो चुका है। ठीक है, ये कुछ एक अहम जानकारी जो कि मार्केट के खुलने के बाद स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ थी और सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज़ थी। अब पूरा पैनल भी मेरे साथ तैयार है। हमारे साथ कुणाल सारोगी जुड़े हैं, साथ ही राकेश बंसल दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और साथ ही साथ चंदन भी है हमारे साथ जो कि F&O के हमारे बारे में उनसे जानकारी लेंगे क्योंकि वायदा बाजार की एक्सपायरी है। तो एक पोल भी हम आपके सामने भी थोड़ी देर में रखने वाले हैं जिसमें एक्सपर्ट्स का पूरा व्यू आपको मिलेगा, सेक्टर का व्यू मिलेगा और साथ ही शेयर्स का व्यू भी मिलेगा कि अगली सीरीज के लिए कौन से बेहतर शेयर हैं। रजत वो पोल लेकर थोड़ी देर में आपके साथ आएंगे, लेकिन चंदन मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ। ये वायदा बाजार की एक्सपायरी से पहले 10,800 की कॉल ने इंडिकेट तो कर दिया था कि बाजार को बड़ी मुश्किल होगी 10,800 को पार करने में। ये 700 भी टूट गया, तो कितनी बड़ी मुश्किल है ये 700 के टूटने के बाद, या फिर ये रेंज में रह सकता है मार्केट? चंदन, आपको आवाज मिली? मेरी आवाज आ रही है आप तक? नहीं, आप तक शायद आवाज नहीं पहुंच रहे, वापस आपसे कनेक्ट करेंगे। लेकिन कुणाल, 2 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो कि एकाएक अपनी गंभीरता दिखा रहे हैं, पहला कच्चा तेल और दूसरा रुपया, ये तो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर शायद थोड़ा मैक्रो इफेक्ट रहेगा। ये 10,700 का टूटने का मतलब क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि काफ़ी चिंता इससे होनी चाहिए डिम्पी। जिस तरह का स्ट्रक्चर बना, हम देखिए 10,800 के ऊपर ट्रेड कर पाने में विफल रहे और उसके बाद आज 10,700 का टूटना, वो भी एक्सपायरी से पहले, मुझे लगता है कि थोड़ी चिंताएं बढ़ाएगा। अगला सपोर्ट चार्ट पर देखें तो मैं अभी वही देख रहा था डिम्पी, मुझे 580 के आसपास सपोर्ट दिखता है, यानी कि और 100 अंकों की गिरावट की गुंजाइश चार्ट पर दिखती है। 580 मुझे लगता है कि एक मेजर सपोर्ट एरिया होना चाहिए, तो 100 अंकों की गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए। और उससे भी ज्यादा चिंताजनक है जिस तरह से मिड कैप्स में हम ब्रेकडाउन देख रहे हैं। तमाम शेयर जो हैं बिल्कुल बिना किसी सपोर्ट के लगातार नीचे जा रहे हैं, तो ये चिंता की वजह। स्थिति तो ऐसी है कि इस समय की जो सिचुएशन ये कह रही है कि वायदा के ही 15 शेयर आज 6 से 15% तक टूट गए। तो आप मिड कैप की हालत जानिए, 2% तो इंडेक्स टूटे हैं और उसके शेयर का काफिला आप देख सकते हैं जिसमें तेज गिरावट आई है। खैर, कुछ खबरें नीचे भी आप देख पा रहे होंगे, उसमें एक इंपॉर्टेंट खबर आज वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से भी आई कि जो इंडोनेशिया है
जो कि ऑयल का एक्सपोर्ट करता है, पाम ऑयल का, भारत इंपोर्टर है उसका, और साथ साथ कॉफ़ी का भी एक्सपोर्ट करता है, उन्होंने अपने देश में एक्सपोर्ट्स की दरों को घटा दिया। इससे ग्लोबल मार्केट्स में जो भी कमोडिटी है, खासकर कॉफ़ी के दाम है, उसको लेकर उथल पुथल होगी। टाटा कॉफ़ी पहले से ही कमज़ोर था। एक बार जरा टाटा कॉफ़ी से ही आज शुरुआत करते हैं, फिर कुछ और सेगमेंट, कुछ और शेयर्स भी आपके सामने रखेंगे। खबर इंपॉर्टेंट है, ये कमोडिटी बेस्ड है। एक बार राकेश जी आप देखेंगे जरा टाटा कॉफ़ी के चार्ट, ये कितना वीक लग रहा है, क्योंकि इसके नंबर्स पिछली बार बहुत अच्छे नहीं थे, कमज़ोर था, अभी भी डे लो पे है। देखिए डिम्पी काफ़ी समय से ये निराश कर रहा है। टेक्निकली स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन दिखाया है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर 118 के नीचे, और टेक्निकली शॉर्ट टर्म में स्टॉक 108, 109 तक गिर सकता है। आपने सही आइडेंटिफाई करा है, स्टॉक का टेक्निकल सेटअप अच्छा नहीं है, गिरने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। 108, 109 तक इजीली गिर सकता है। 108, 109 तक अभी कमज़ोर होगा। ये खबर आज इसको शायद उभरने भी नहीं देगी, थोड़ा सावधान रखिएगा। कॉफ़ी के शेयर अमूमन इस तरह के मार्केट के अंदर जो एग्रो बेस्ड शेयर हैं वो चलने लगते हैं, लेकिन टाटा कॉफ़ी डे लो पे, स्ट्रक्चर पूरी तरह से कमज़ोर, खबर भी कमज़ोर। चंदन आई होप अब तक आपको आवाज़ आ रही होगी। मैं जरा HCL टेक पे आपसे राय लेना चाहूँगा, अभी भी शायद उन तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है, कोई बात नहीं। लेकिन इस बीच एक और अहम खबर ये है कि इसके SBI और साथ ही बैंकिंग को लेकर अब एक रिपोर्ट आई है। ये स्टेटस रिपोर्ट है और उसमें यह कहा गया है कि NPS को लेकर बड़ी गंभीर समस्या भी चल रही है। एक बार कुणाल जी जरा SBI के चार्ट देखिए, 250 मेरे लिए एक अहम बेस है। मैं पहले भी शेयर को ले चुका हूँ, 280 पे कटा भी है, वापस से 250 मिल जाएगा रेट? देखिए स्ट्रक्चर तो कमज़ोर हुआ है डिम्पी, लेकिन एक सपोर्ट दिखता है मुझे मौजूदा भाव के आसपास, यानी कि 262 के आसपास वो सपोर्ट है, 262 ही मौजूदा भाव है। तो मुझे लगता है एक बार के लिए वेट करना चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि देखिए स्टेट बैंक एक आउट परफॉर्मिंग सरकारी बैंक है। जहां आप देख रहे हैं PNB, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके चार्ट बेहद कमज़ोर हुए हैं। स्टेट बैंक ने अपने आप को संभाला हुआ है। तो अगर ये लास्ट बेस्टियन है, अगर 260 के नीचे ट्रेड होने लगता है तो फिर देखिए काफ़ी कमज़ोरी आएगी, और फिर मैं बात करूंगा 240 की। लेकिन मुझे लगता है इन स्तरों पर एक बार के लिए स्टेट बैंक को शॉर्ट करने से थोड़ा परहेज करना चाहिए। ठीक है, चंदन तापड़िया भी इस बीच मेरे साथ जुड़े हैं। चंदन, आपका व्यू क्या है इंडेक्स को लेकर, खासकर निफ्टी को लेकर? तो कुणाल कह रहे हैं कि थोड़ी कमजोरी है, ये शायद थोड़ा और ट्रेड करेगा, लेकिन बैंक निफ्टी पर जरा आप राय दीजिए। ये तो 26,500 अच्छी तरह से संभाल रहा था, हमने इसके जून जुलाई दोनों फ्यूचर्स के अंदर बिकवाली आते हुए देखी है, और भी एक्सपायरी से पहले। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखें निफ्टी पिछले 7 दिनों से 10,700 का लेवल होल्ड कर रहा था, बार बार 10,700 के लेवल पे जाता और वहां से रिकवरी हो जाती, और 10,700 की पुट राइटिंग भी इंटेक थी। बट आज जिस हिसाब से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, 10,700 के यहाँ पे जो सपोर्ट थे वो हिट होते हुए नजर आए, और उसकी वजह से मेरे हिसाब से ये बिकवाली थोड़ी सी गहराई है। हालांकि वापस बाजार है वो 50 डे एक्सपोनेंशियल की तरफ पहुंच चुका है, बट फिलहाल अब जो रेजिस्टेंस है 10,700, 10,720 वो हर्डल का काम करता हुआ नजर आएगा। तो आई थिंक जिस हिसाब से बाजार 700 के लेवल को नहीं सपोर्ट कर पाया, पिछले 7-8 दिन में एक रेंज बाउंड मूव देके डिसाइसिव रेंज ब्रेकआउट दे दिया, शायद वीकनेस यहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है। तो जब तक 10,720-30 का लेवल नहीं निकलता तब तक यहाँ पे वीकनेस हो सकती है। 10,620 तक के लेवल भी यहाँ पे ओपन हो सकते हैं। वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करें, हालांकि बैंक निफ्टी पिछले काफी दिनों से एक दायरे में चल रहा है, 26,250 नीचे में और 26,800 ऊपर में। 26,500 जो इमीडिएट सपोर्ट था उसको उसके नीचे कामकाज कर रहा है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे कहीं ना कहीं 26,250 के लेवल को नहीं तोड़ेगा और उस लेवल पे सपोर्ट बना के वापस अपने आप को होल्ड करने का ट्राई करेगा, बट ऊपर में वही 26,500 का हर्डल बनेगा। तो 26,250, 26,500 ये शायद बैंक निफ्टी एक बार रेंज बन सकती है। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी पे आपको रिकमेंडेशन। लेकिन एक मुश्किल जो है वो कच्चा तेल, दूसरा ऊपर से मुश्किल रुपया। एक तो भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है, ऊपर से अगर आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ जाएं तो आपका फिस्कल डेफिसिट या ट्रेड डेफिसिट की हालत आप जान ही सकते हैं। अर्थव्यवस्था में दोनों चीज़ें बड़ी खराब मानी जाती हैं, और दोनों का तगड़ा झटका इस समय भारतीय बाजारों को लगता हुआ दिख रहा है। रुपए की कमजोरी और ऊपर से ईरान की एक और बात भी आई है। ईरान के खिलाफ US ने कड़ा रुख अपनाया है। इस किन भारतीय कंपनीज का फायदा होगा, ये हमारी एक पूरी एक रिसर्च है जो संदीप आपको बता रहे हैं। संदीप बताएं, ये जो पहले तो ये बताइएगा एक्चुअली ईरान और US के बीच में क्या बात हुई और भारतीय बाजारों का इसके क्या कनेक्शन है? देखिए पिछले महीने ही आपको याद होगा ये जो 6 देशों की ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील थी, उसमें से जो एक देश है US, उन्होंने कहा था कि हम इस डील से बाहर हो रहे हैं और अब हम ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाएंगे। 1 महीने पहले पिछले महीने ये बातचीत हुई थी, और अब वो कह रहे हैं कि हम अपना जो रुख है उसके ऊपर बरकरार हैं, और जितना भी ईरान के साथ जो भी तेल की डील होती है सारे देशों की, वो उनको खत्म कर देनी चाहिए। और 4 नवंबर की इनफैक्ट उन्होंने डेट भी दे दी है
तब तक जितने भी इनके सहयोगी देश हैं वो जितना भी ईरान से क्रूड खरीदते हैं वो उनको बंद कर देना चाहिए। इसका जो असर है डिम्पी, आप जैसे कह रहे हैं कि भारत पे क्या असर है, भारत ही इसका सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले देशों में से एक है। ये दरअसल इसलिए है क्योंकि इराक और सऊदी अरेबिया को आप छोड़ दीजिए, उसके बाद ये तीसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है इंडिया का, यानी कि सबसे ज्यादा तेल अगर आप देखें सऊदी अरेबिया और इराक के बाद हम ईरान से ही लेते हैं। तो उसका मतलब ये होगा कि भारत के साथ इनकी जो सप्लाईज हैं उसमें करीब करीब 5 से 8 लाख बैरल प्रतिदिन के आसपास की कमी देखने को मिलेगी। और ग्लोबली जो सप्लाई है जो ईरान मार्केट में बेचता है वो सप्लाई अगर कम होती हुई दिखेगी तो जाहिर सी बात है फिर कीमतें बढ़ सकती है। एक अनुमान के मुताबिक क्रूड की कीमतें अगर आप देखें बहुत छोटी अवधि में हो सकता है $80 प्रति डॉलर का जो लेवल है उसके पार भी जाती हुई दिख सकती है। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो भारतीय बाजारों के लिए काफी ज्यादा होगा, क्योंकि हम 80% के आसपास क्रूड इंपोर्ट करते हैं तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिर जो सब्सिडी का बोझ है सरकार का उसमें भी कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिलेगा। तो हमारा पूरा जो व्यापार की जो हमारी स्थिति है उसमें गड़बड़ी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। हमारा जो CAD है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखेगा। और उस स्थिति में फिर क्या होगा, रुपए में कमजोरी गहराती हुई दिखेगी। इनफैक्ट आज आप देख ही रहे हैं 68-50 का जो लेवल है रुपए में, वो लेवल भी आज टूटता हुआ दिखा है। और इसके साथ साथ होगा ये भी डिम्पी कि जो महंगाई है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि जो इंपोर्टेड महंगाई है, कच्चा तेल क्योंकि महंगा होगा तो हमारी जो इंपोर्टेड महंगाई है वो भी बढ़ेगी। तो उससे RBI की ओर से जो दरें बढ़ाने की जो आशंका है वो भी कहीं ना कहीं गहराती हुई दिखेगी। तो जो कंजम्पशन रिलेटेड प्ले है वो भी कहीं ना कहीं हिट होता हुआ दिखेगा। ये तो सीधा सीधा असर है। अगर आप थोड़ा सा लंबी अवधि के लिहाज से देखें तो ये जो ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाने की बात की गई है, एक चबहार प्रोजेक्ट है जिसके जरिए हम अपना जो कारोबार है अफगानिस्तान, जो मध्य एशिया है और उसके साथ साथ जो बाकी देश हैं सेंट्रल एशिया के, उनके साथ बढ़ाना चाहते हैं। तो वो भी रूट कहीं ना कहीं कट हो जाएगा। इसके अलावा रूस के साथ भी हम हमारी जो डील है उसके लिए भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है INSTC के नाम से, वो भी कहीं ना कहीं अटकता हुआ दिखेगा। तो जो हम अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और समय कम करने की योजना बना रहे हैं, जिसके ऊपर हम काफी खर्च कर भी रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अटकते हुए दिखेंगे। अब ये जो क्रूड बढ़ा है उसका अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक इंपैक्ट समझने की बातचीत करें तो उसमें आप देखिए OMC सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है। एक तो कच्चा तेल बढ़ रहा है तो इनकी लागत बढ़ रही है, दूसरी ओर ईरान से इनका जो क्रूड है वो काफी ज्यादा मात्रा में आता है। इसमें IOC, BPCL, HPCL तो है ही, इसके साथ साथ MRPL और चेन्नई पेट्रो भी है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है डिम्पी क्योंकि अगर आप ईरान के अलावा बाकी देशों से क्रूड खरीदते हैं तो आपको जो क्रेडिट यानी कि जो उधारी की समय सीमा मिलती है वो केवल 30 दिनों की है। ईरान से अगर आप खरीदते हैं तो आपको 90 दिन का जो क्रेडिट का समय है वो मिलता है, यानी कि आपको जो पेमेंट है वो 90 दिन के बाद करना है। यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि OMCs के ऊपर, चेन्नई पेट्रो के ऊपर और MRPL के ऊपर जो इंपैक्ट है इस खबर का वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन चूंकि क्रूड अगर बढ़ रहा है तो कुछ ऐसी कंपनी जिनको फायदा हो रहा है, उसमें जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, अबान ऑफशोर है, सेलान है, दीप है, इनमें आज अच्छी तेजी देखने को इनमें इनको फायदा होता हुआ दिख सकता है। और उसके साथ साथ जो शिपिंग कंपनियां हैं, जो अपस्ट्रीम कंपनियां यानी कि जो तेल उत्पादक कंपनियां हैं, उसको कहीं ना कहीं इसका सीधे तौर पे फायदा हो सकता है। एक तबका और भी है जिस पे डिम्पी आपको ध्यान देना है, वो ये है, वो ऐसी कंपनियां जिनका ईरान काफी ज्यादा इंपोर्ट करता था। देखिए ईरान चावल का इंपोर्ट करता है, चीनी, सोया मिल, बार्ले, मीट जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इंपोर्ट करता है, चाय का इंपोर्ट करता है। तो अब अगर ये सैंक्शंस लगी हैं, पाबंदियां लगी हैं, तो कोई कंपनी अगर इनको सप्लाई करेगी तो जाहिर सी बात है वो प्रीमियम की मांग इनसे करेगी। तो उस लिहाज से जो चावल उत्पादक कंपनियां, जो चीनी कंपनियां जो कि इनको एक्सपोर्ट करती हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं फायदे का सौदा हो सकता है। लेकिन भारत की बात करें और रिफाइनिंग कंपनियों की बात करिए, इनके लिए दोहरी मार है। बिल्कुल, इनके लिए दोहरी मांग है और ईरान के साथ हमारे ट्रेड रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। अगर US कोई बात उठाता है तो नो डाउट इसका असर इसी तरह से देखने को मिलेगा। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आपके सामने, कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं ऑयल मार्केटिंग का जो 5% से कम टूटा हो। सभी के अंदर तेज़ नुकसान देखने को मिल रहा है और ऑलमोस्ट डे लो पे आके कामकाज कर रहे हैं। ये तीनों की तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इंडेक्स की भी अंदर हिस्सा रखती हैं और यही वेटेज है जो इंडेक्स के लगातार कमज़ोर भी कर रहे हैं। एक बार कुणाल जी आपके पास मैं आ रहा हूँ वापस से, ये BPCL, HPCL के अंदर कोई हाल फिलहाल का सपोर्ट आपको दिखता है जहाँ से एक बार निकलने का मौका मिले, या फिर ये एक तरफा गिरावट अभी दिखाएंगी? क्योंकि ये तो तय है कि $75 के ऊपर बनना और ये स्थिति $80 की तरफ बढ़ रही है वापस से। देखिए ब्रेकडाउन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिम्पी, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए इन स्टॉक्स की अगर आप ट्रैजेक्टरी देखें, इनका पुराना चाल आप देखें तो आप देखते हैं कि जब भी गिरावट आती है उसके बाद इनमें पुल बैक भी बहुत शार्प आता है। इनमें सबसे कमज़ोर मुझे HPCL लगता है, जिसने कि एक मेजर सपोर्ट को आज तोड़ा है। ये सपोर्ट 290 का था, मौजूदा भाव 273 के आसपास फ्यूचर्स में चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ गिरावट गहराएगी, एक बार के लिए यहाँ पर 265 के लेवल्स पे आते हुए दिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि HPCL सबसे कमज़ोर है। अगर एक शॉर्ट का कैंडिडेट आप खोज रहे हैं तो HPCL होना चाहिए। स्टॉप लॉस 282 पर रखकर इन स्तरों पर मेरी बिकवाली कराए। अगर आप शॉर्ट नहीं भी करना चाहते, 7% में आपको डर भी लग रहा है, तो कम से कम बाय नहीं करें।
7% देखने के बाद और कई दिनों की गिरावट देखने के बाद मैं यकीन से कह सकता हूं अगर 10 लोग खड़े हैं लेने के लिए तो 4 की नज़र इन्हीं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर होगी, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से टूट चुके हैं। अब हम बाय कर लें, आप किसी भी लेवल में फंसिए नहीं, जहां पे सपोर्ट मिलेगा वहीं से ही आपको बता दिया जाएगा। जी बिजनेस से सुबह भी आपको आगाह किया था कि आज ऑयल मार्केटिंग के अंदर तेज गिरावट आ सकती है। सुबह जानिए किस समय क्या बात की गई थी। कच्चा तेल बढ़ा है और रुपया कमज़ोर है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर और एविएशन एयरलाइन शेयर थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं। सुबह हमने बाजार खुलने से पहले बताया था कि ये स्टॉक्स कमजोर हो सकते हैं। HP, BP, IOC अब 2% से लेकर 3.25% तक की कमजोरी आज के सेशन में दिखा रहे हैं और कमजोर हैं एविएशन स्टॉक्स भी। तो ये आपके सामने ऑयल मार्केटिंग को लेकर सुबह सुबह जो राय दी गई थी वो बिल्कुल सटीक बैठते हुए ट्रेड नहीं लेना और ट्रेड शॉर्ट का लेना भी कई बार पैसे देके जाते हैं। ये आपके सामने है शॉर्ट के ट्रेड, या अगर आपने प्लस नहीं किया होगा तो आज आप बच भी गए हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां से तेजी आ रही है उसकी गढ़ तक चलते हैं और मृत्युंजय इस बीच मेरे साथ जुड़े हैं। मृत्युंजय से सबसे पहले यही जानते हैं कि क्रूड को लेकर जो ईरान के ऊपर बात की गई है ये और कितनी गंभीर है उनके लिहाज से, $80 को लेकर, और दूसरी एथेनॉल और चीनी को लेकर भी राहत सरकार देना चाहती है। एथेनॉल के दाम बढ़ाए, चीनी को लेकर राहत पैकेज की बात हो रही है। मृत्युंजय दोनों के बारे में बताएं। डिम्पी, पहले क्रूड की बात कर लेते हैं जो आपने पूछा। देखिए, क्रूड में लगातार तेजी का रुख है और अभी संदीप बता भी रहे थे कि ये तेजी क्यों आई है। तेजी इसलिए आई है कि अमेरिका ने दुनिया के कई देशों को ये कहा है कि नवंबर तक ईरान से क्रूड के इंपोर्ट को रोक दें और इससे इम्पैक्ट ये होगा कि ग्लोबल मार्केट में जो सप्लाई है क्रूड की वो कम होगी, जिसका इम्पैक्ट आपने प्राइस के ऊपर देखा है। 2 दिन में करीब 4% की तेज़ी नेमेक्स पर क्रूड में आई है। ब्रेंट के दाम बढ़े हैं और जानकार मानते हैं कि अगर ये हालात बने रहे तो कच्चे तेल में अभी कुछ और तेज़ी की संभावना बनी हुई है, यानी $80 की तरफ एक बार फिर से ब्रेंट यहाँ से बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और जब सप्लाई के पूरे आंकड़े सामने आएंगे तब देखना होगा कि अब बाजार यहाँ से किस दिशा में जा रहा है। लेकिन जहाँ तक दूसरी महत्वपूर्ण खबर है, ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीनी मिलों को 2 बड़ी आर्थिक राहत इस हफ्ते मिली है और जो आज आर्थिक राहत मिली है वो ये कि एथेनॉल का प्राइस ₹3 प्रति लीटर बढ़ाने की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है और फिलहाल जो एथेनॉल का भाव है वो ₹40.85 प्रति लीटर है, यानी ₹3 यहाँ से दाम बढ़ जाएंगे तो ₹43.85 का भाव हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी राहत है वो ये कि सरकार ने ये कहा है कि जिन चीनी मिलों ने फरवरी और मार्च के महीने में कोटा से ज़्यादा चीनी बेचा है उनको भी ₹5.5 प्रति क्विंटल की सब्सिडी दी जाएगी। पहले ये था कि जिन चीनी मिलों ने कोटा से ज़्यादा चीनी बेचा है उन्हें ये सब्सिडी नहीं मिलेगी, लेकिन इस आशंका को अब सरकार ने खारिज कर दी है। अब आपको बताते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट ये होगा डिम्पी कि ₹3 दाम बढ़ने से चीनी मिलों को करीब 450 करोड़ रुपए का फायदा होगा, जिससे चीनी मिलों के ऊपर गन्ना किसानों के कर्ज का बोझ कम होगा, क्योंकि अभी भी गन्ना किसानों का चीनी मिलों के ऊपर 19,000 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है। तो अगर ये दाम बढ़े हैं ₹3 प्रति लीटर तो इससे कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा, जिससे चीनी मिलें गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कर पाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, अब से कुछ देर बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि ये जो ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी है वो चालू सीज़न से ही लागू है या फिर अगले सीज़न से लागू होगा। इसका इंतज़ार है, जब ये आ जाएगा तो और क्लैरिटी आ जाएगी कि चीनी मिलों को कब से ये आर्थिक राहत मिल रही है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। हालांकि सरकारी राहत कई सेक्टर्स या कई बैंकों के लिए भी मुश्किल बन जाती है। आज हम एक एनालिसिस भी करेंगे इन्हीं किसानों को जो सरकार राहत दे देती है उसके बाद से, क्योंकि चुनावी साल भी है तो हमने एक अच्छी रिसर्च की है बैंकिंग को लेकर कि इस समय क्या मुश्किल है, वो भी आपके सामने रखेंगे। एक्सपायरी के पोल पे जाएं, उससे पहले इंडेक्स पे रणनीति समझें। एक BTSTD से शुभ मुहूर्त निकाल लेते हैं और कुणाल जी के पास है। देखिए डिम्पी, पहला कॉल जो है वो STBTT है, यानी कि बिकवाली की राय है और ये काउंटर है डाउन चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। बेचने की राय है GSFC में। स्टॉप लॉस रखना होगा ₹107.50 पर। मौजूदा भाव ₹106 का चल रहा है। पहला टारगेट इसके लिए ₹103.50 का, काफी बड़ा टारगेट है। ₹103.50 पहला टारगेट होगा। 102 तक मुझे लगता है काउंटर जाना चाहिए। इस तरह के माहौल में बढ़ा है ये 3%। अच्छा BTSTD GSFC 103.50 पहला टारगेट। डबल डिजिट में तो नहीं आएगा ना, 99 के चक्कर में पड़ेगा।
देखिए बहुत मेजर ब्रेकडाउन है अनिल जी, और मुझे लगता है कि जिस तरह का स्ट्रक्चर है डेली चार्ट पर, तो हो सकता है कोई बड़े आश्चर्य नहीं है कि 100 के नीचे चला जाए। ठीक है, तो ये हो गया पहला BTSTT। लेकिन इस बीच मनपसंद बेवरेजेस के नंबर आ गए हैं। ये नंबर लेट हैं लेकिन आ गए हैं। अब इसका मुनाफा 31 करोड़ से बढ़कर 42 करोड़ है, ये कंपनी ने डिस्क्लोज किया। इसकी हालांकि आय भी बढ़ी है और ये 385 करोड़ रुपए की है। उसके बाद स्वाभाविक सी बात है इस तरह का रिएक्शन, क्योंकि शेयर पहले इतना कमजोर था, टूट चुका था। अब नंबर्स थोड़े बढ़कर आए हैं, मुनाफा भी बढ़त के साथ दिखा है और इसकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। 385 करोड़ रुपया आया है। बस इतना ही पता करना है कि ये ऑडिटर्स ने ऑडिट कर दिया कि नॉन ऑडिटेड रिजल्ट्स हैं अभी। अगर ऑडिटर ने कर दिया ऑडिट फिर तो ट्रस्ट थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मुनाफा आ गया इसका जो कि बढ़कर आया और आय में भी बढ़ोतरी आई है। ये मनपसंद के नंबर्स आए हैं। फोर्टिस के नंबर ने तो निराश किया, लेकिन मनपसंद उससे थोड़ा सा उलट आज चलते हुए दिख रहा है। तो ये नंबर्स आ चुके हैं। खैर आगे बढ़े। इस बीच इंडेक्स को लेकर रणनीति आपके अभी सामने रख रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरा 2 मिनट और चाहिए डिम्पी, मेरे डेटा तैयार हो गया। 2 मिनट लीजिए, 2 मिनट के अंदर हम एक काम करते हैं। तब तक पोल ले लीजिए, पोल ले लेते हैं पूरा। और पोल से ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली इस समय की सिचुएशन क्या है, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स क्या सोच रहे हैं। हमने इसमें ना केवल पोल के में लेवल्स की बात की है, बल्कि इसी पोल में सेक्टर और स्टॉक्स की भी चर्चा की है, जो अगली जुलाई की सीरीज के अंदर आपके लिए बेनिफिशियरी होंगे। जरा जानिए आज का पोल। रजत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का डाटा वाला पोल बताइए, फिर सेक्टर स्टॉक्स पे आएंगे। बिल्कुल, आज तो रुपए की चाल जिस तरीके से है ना, उसने बिल्कुल प्रेशर डाल दिया समय इंडेक्स पे। मैं तो सोच रहा था पहले अनिल जी अपनी रणनीति दे दें तो उस आधार पर पोल बनाया जाए। लेकिन आज हुआ यह है कि अभी भी ट्रेडर्स बेट लगा रहे हैं कि 10,700 से 10,800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि सबसे ज्यादा पुट में देखेंगे ओपन इंटरेस्ट 10,700 में, कॉल में देखेंगे 10,800 में। तो अक्सर ऐसा होता है जब ये सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जिस भी पुट और कॉल में होता है उसी रेंज के बीच। एक आप ये पूरा एनालिसिस पूरा पोल बताया, उससे पहले एक चीज मुझे बताइए, ये आपने पोल किया कब था, कि कितनी देर पहले, मतलब 12:30 बजे, 12 बजे एग्जैक्टली। 12 बजे कितना, तो निफ्टी मेरे ख्याल से 750 के आसपास, 730-40 चल रहा है। 730-40 था, ठीक है। तो तब और अब में एक काम करेगा, आज शाम को फिर से करवाइएगा, फिर मजा आएगा आज की क्लोजिंग के बाद। अभी ये बताइए कि अभी क्या क्या निकल के आया। अच्छा पर एक बार फिर से एक बार डेटा देखिए, क्योंकि जो मैं देख रहा था उसमें 10,750 10,800 कॉल तो बिकी है, लेकिन बोटो में उतना तो अभी जो शेडिंग हम बोलते हैं इतने वो हुई नहीं अभी हुई नहीं। हाँ। तो हो सकता है कि अगर बाजार में रिकवरी आए तो ठीक है, जो ब्रोकर्स अभी मान के चल रहे हैं वो रेंज ठीक बैठे, लेकिन 10,700 से 10,750 ये 40% ब्रोकर्स मान रहे हैं, और 10,750 से 10,800 यानी कि कुल मिलाकर 70% जो कैटेगरी 100 अंकों का दायरे समझ रहे थे कि 10,700 और 10,800 जहां पर मैक्सिमम पुट और कॉल की कंसंट्रेशन है वहीं पर एक्सपायरी कटेगी। अब हुआ यह है कि 10,700 के नीचे लुढ़क गए, जो बहुत कम ब्रोकर्स मान रहे थे कि ऐसा हो भी सकता था। सीरीज में जिस तरीके से ट्रेड करते, सीरीज टू सीरीज बहुत बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है निफ्टी पे। ऐसे ही निफ्टी बैंक में अगर आप देखें तो 26,400 से 26,500 ये मैक्सिमम रेंज आ रही थी, 40% ब्रोकर्स मान के चल रहे थे, और 26,500 26,600 ये ब्रोकर्स मान रहे थे 30% की रेंज, यानी कि 200 पॉइंट्स 400 से लेकर 600 का जो दायरा है वो पकड़े हुए थे ब्रोकर्स 70%, और उसके भी नीचे जाके आप ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी जिस तरीके से अब देश भर के ब्रोकर से पूछते हैं, एक शॉर्ट कवरिंग तो ड्यू है मार्केट में। ठीक है, अगर रुपए में ऊपर इस तरह से थोड़ी सी प्रॉफिट द्वारा मतलब रिकवरी आती है तो उसका इंपैक्ट डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिलेगा कल। ठीक है, ये तो पोल्स के 2 लेवल्स हुए बैंक निफ्टी के और निफ्टी के 700 से 800 के बीच में। अभी 700 के नीचे है, अगर पुल बैक आया तो वापस 700 तो आ जाएंगे, जहाँ पे मेजॉरिटी ब्रोकर्स का पोल कह रहा है 40% के इसके बीच में एक्सपायरी कटेगी। अब जरा सेक्टर्स और बताइए, कहाँ पे अच्छा रोल ओवर है, कहाँ पे स्थिति ज़्यादा बेहतर है? जी बिल्कुल, सेक्टर्स जो हमने पूछे हैं जहां पर मजबूती रहने के आसार हैं, उसमें काउंटर कॉल है फार्मा के ऊपर। ये सबसे पसंदीदा सेक्टर है इस समय जानकारों का, और हो सकता है कि ये परफॉर्मेंस बढ़ जाए तेजी की साइड पे फार्मा के लिए चुना गए हैं स्टॉक्स। इसके अलावा आईटी, ये तो मजबूत तबका है ही मार्केट का, अगली सीरीज में परफॉर्म होता हुआ नजर आएगा। खपत से जुड़े शेयर्स पे नजर रखने की सलाह दी गई है, स्पेशली मॉनसून जो बड़ा ट्रिगर है उसके कारण डोमेस्टिक फ्रंट पे ये जो कंजम्पशन लेड स्टोरी है ये और प्ले होती हुई नजर आएगी। और एनबीएफसी, बैंकिंग पे नहीं बैट लगाने की सलाह दी गई अभी भी। एनबीएफसी एक पॉकेट ऐसा जहां पर अभी भी ट्रेडर्स का बायस पॉजिटिव साइड पे ही है, लेकिन जो कमजोर रहेगा वो रहेगा मेटल्स। हो सकता है कि यहां पर प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिले। सीमेंट पिछले 2-3 दिन में बहुत एग्रेसिव पोजीशंस बन चुकी हैं, प्रॉफिट बुकिंग सीरीज के स्टार्ट में हो सकता है कि इस सेक्टर में रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबसे कमजोर तबका है मार्केट का, यहाँ पर जो डेट जिस पे ज्यादा था कंपनी वो उस पर सबसे ज्यादा बिकवाली है आज के सत्र में, अगर डेरिवेटिव मार्केट के आंकड़े देखें तो। और बैंकिंग, ये कुछ ऐसी पॉकेट्स है जहां पर कमजोरी देखने को मिल सकती है। स्टॉक्स भी पूछे गए हैं जिसमें प्रोमिनेंटली एक है बाटा, एक है गोदरेज कंज्यूमर। ये दोनों ही स्टॉक्स जो हम बार बार बोल रहे हैं कंजम्पशन लेड स्टोरी जो है वो प्ले आउट करेगी जुलाई सीरीज पे। इसके अलावा टीसीएस जहां पर बायबैक का ऑफर है तो वो तो एक रोल प्ले करेगा, और जी बिजनेस ऑलरेडी बता चुका है ये शेयर लेते हैं तो इसके बाद टेंडर कर सकते हैं आप बायबैक के ऑफर में। एचडीएफसी और साथ साथ ग्लेनमार्क, ये टॉप पिक्स हैं ब्रोकिंग हाउसेस के।
तो ये है आपका ब्रोकर्स का पोल। आज देखते हैं क्लोजिंग। अगर देखिए रजत 10,700 के ऊपर क्लोज हो जाता है ना, तब तो आपको और मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काम की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी पोल से हम कल सुबह भी काम चला लेंगे। लेकिन अगर 10,700 के नीचे क्लोज हुआ तो फिर आज शाम को आपको पोल नया करवाना पड़ेगा। 10,700 प्लस वो पुट का जो प्रीमियम है कितना 20-25 पॉइंट का प्रीमियम तो होगा पुट का, तो वो भी हम देख लें। तो 10,680 के आसपास के नीचे का क्लोज चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल 10,675 से 10,700 ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज बोल रहे हैं। देखते हैं आज कहाँ क्लोजिंग होती है। अभी तक तो ऐसे कोई खास संकेत है नहीं। बट अनिल जी, आपकी कमेंट्री से एक चीज पॉजिटिव लग रही है कि जैसे कहावत है ना, उम्मीद पे दुनिया टिकी है। मेरी कमेंट्री तो आएगी। नहीं अनिल जी, आपने 2 बार रजत को बोला कि अगर 10,700 के नीचे क्लोज हो जाए तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी कोने में। ये अगर लगाने के पीछे रीजन एक ही है। सुबह भी आप साथ में बैठे थे, तब मैंने कहा कि देखिए मार्केट को रेंज से बाहर निकलना है, 2 हफ्ते हो गए। निकलने के लिए सही वक्त है। एक्सपायरी के पहले या एक्सपायरी के एक दिन पहले या एक्सपायरी के दिन नहीं निकलेगा तो कब निकलेगा? तो वो दिन सही था। अब लोग पिछले 2 दिन से इंतजार कर रहे थे कि रेंज का नीचे का लेवल तोड़ेगा। यही मार्केट की खूबसूरती है, वो उस दिन नहीं तोड़ेगा, जब उसकी मर्जी होगी उस दिन तोड़ेगा। यही अनिल जी अगर है तभी तो इतनी बड़ी लिस्ट है मेरी। मैं अभी तक कोई कॉल नहीं दिया, पूछ रहे हैं बीटी एसटीटी ब्रेक में, नहीं तो अमून में 2 बजे भी शुरू हो जाता हूँ कई बार। बिल्कुल। तो मैं भी वेट कर रहा हूँ कहीं 10,700 के ऊपर वापस ना निकल जाए। लास्ट 1 घंटे की रणनीति जाने, लेकिन सुबह जो आपको राय दी थी पहले जरा वो देख लेते हैं। 10,805, 10,810 जो भी आपको लगाना है ये स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट करना चाहिए 20-25 पॉइंट के। सुबह आपको बाजार खुलने से पहले बताई गई थी कि निफ्टी जिन स्तरों पर खुले वहां पर बेचने की सलाह है, और आप देखिए दिन के निचले स्तरों पर निफ्टी आ चुका है। उस समय का निचला स्तर अब और भी निचला स्तर हो गया। अब ये 10,700 के भी नीचे वाला स्तर है और 675 पे चल रहे हैं, जहां पे आप कह रहे हैं कि एक इंपॉर्टेंट एक बेस सा बनता हुआ दिख रहा है। कहाँ कम से कम ये ठीक रहा कि सुबह हमने खरीदारी की राय नहीं दी और ये क्लियर बोला कि बेचना चाहिए। ये बात तो सही है कि डिम्पी ये नहीं सोचा था कि 10,700 के नीचे भी जाएगा, लेकिन गया है, ये तो दिख ही रहा है। लेकिन अब 10,700 के नीचे आ गए हैं और कल हमारी वादा बाजार की एक्सपायरी है, तो ठीक उससे पहले एक बार मुझे ग्लोबल मार्केट्स बता दें। ठीक है, एक बार जरा यूरोपियन बाजार देख लेते हैं। हालांकि बाजार आज कमजोरी है, क्योंकि आज जब सुबह खुले थे यूरोपियन बाजार, दोपहर में भारतीय बाजारों के समय अनुसार वो कमजोरी थे। अभी भी इनमें गिरावट है, एक करीब आधे % की गिरावट है। एक बार डॉ फ्यूचर्स भी देख लेते हैं। हालांकि यहाँ पे रुझान एक सीमित दायरे का बना हुआ है, लेकिन इसकी गिरावट थोड़ी बड़ी है। अब नेस्डेक के फ्यूचर्स 1% नीचे और डॉ फ्यूचर्स करीब 0.25% नीचे। तो ग्लोबल मार्केट से कोई सहायता कम से कम नहीं मिलने वाली। तो अब आपके लिए क्लियर कट है, ग्लोबल मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कच्चा तेल सपोर्ट नहीं कर रहा, रुपया सपोर्ट नहीं कर रहा। कभी कभी ऐसा माहौल होता है जब सारी चीज़ें एक साथ अच्छी दिख रही हो, और कभी कभी ऐसा होता है सारी चीज़ें खराब दिख रही हो और उसके ऊपर एक और है, वो कल की एक्सपायरी है। कल की एक्सपायरी। तो ये 4 चीज़ें मिलके ऐसा है कि जो दबाव बना रही है। तो अब बचे हुए समय के लिए 1 घंटे में क्या करना है निफ्टी पर? पहली बात, 10,700 के ऊपर क्लोजिंग होगी आज, इसकी संभावना नहीं है। कम है कि बिल्कुल ही खारिज है? लगभग नहीं के बराबर। लगभग नहीं के बराबर है। देखो बिल्कुल 100% तो कोई आप ऐसे दावे से कह नहीं सकते। बाजार है और आपने देखा ही है कि आजकल हर रोज बाजार ऊपर नीचे काफ़ी हो रहे हैं, वोलेटिलिटी बढ़ रही है। तो वो ये तो एकदम मैं 100% तो कैसे कह दूंगी नहीं है, लेकिन हाँ 75% 80% चांस ये है कि आप 10,700 के नीचे क्लोज होंगे। ठीक है, पहली बात। क्यों होंगे? 10,700 के पुट में 50 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, इस सीरीज का बात करें। और कॉल्स में वहां पर है 39 लाख शेयरों का। ठीक है, अब दिक्कत क्या है? इनकी प्रीमियम कल 0 हो जानी है, चाहे वो पुट हो चाहे कॉल हो। ठीक है ना? और दोनों अड़के बैठे हैं। तो इस वक्त पलड़ा थोड़ा सा भारी कॉल वालों का है, जिन्होंने मंदी बनाई, कॉल राइटर्स, उनके लिए थोड़ा सा मामला अपर हैंड है। ऐसे में जैसे जैसे आप 10,700 के नजदीक आएंगे तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स थोड़ी अपनी पोजीशन हल्की करने के बारे में सोचेंगे। तो वो अपना पुट जो है वो, अगर उन्होंने पुट बेच रखा है तो वो सोचेंगे खत्म करो पोजीशन को, रिस्क नहीं रखनी है, क्योंकि कोई ऐसा फैक्टर दिख नहीं रहा जिसकी वजह से कल आप उम्मीद करें कि तेजी होनी चाहिए। सिर्फ एक ही चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं, अरे थोड़ा क्रूड नीचे हो जाए, अरे थोड़ा US 200 नीचे दिख रहा है, कम गिरा है, या थोड़ा रुपया इतना गिर गया रुक जाए, या थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो जाए। ये सब गैस वाले हैं। जो सामने दिख रहा है वो कुछ अलग दिख रहा है ना? अब सिचुएशन ये है। दूसरी ये,
एक उम्मीद वो ये कर सकते हैं कि इतने दिनों से रेंज में ही अटके हैं क्लोजिंग बेसिस पर, तो हो सकता है 30 पॉइंट और हम रेंज के ऊपर आ जाएं, रेंज के आसपास बंद होने की कोशिश करें। वो सिर्फ एक अंदाजा है। डेटा ये कह रहा है कि 10,700 के नीचे क्लोज होनी चाहिए, 10,700 के करीब होनी चाहिए। 10,700 के ऊपर की संभावना बेहद कम है, पॉइंट नंबर 1। और इस लिहाज से फिर आपको खरीदारी तो नहीं करनी है। ठीक है। अब क्या शॉर्ट करना है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि 10,650 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वो बचे हुए समय के लिए 10,650 आप तोड़ेंगे, इसकी संभावना कम, तोड़ भी सकते हैं लेकिन कम है। तो अब इन लेवल पर 100 पॉइंट नीचे निफ्टी आप शॉर्ट क्यों करेंगे? शॉर्ट करना है तो उसका तरीका ये है कि अगले 15-20 मिनटों में 3 बजे के पहले अगर आपको निफ्टी 10,700 के आसपास मिले, वहाँ शॉर्ट कर लीजिए 25 पॉइंट के रिस्क के साथ। 10,725 का स्टॉप लॉस लगाइए, फिर से 25 से 40 पॉइंट आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जितना आप 10,700 के नज़दीक बेचेंगे उतना बेहतर है, और नहीं तो एक बार ट्रेड छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। खरीदारी तो नहीं करनी, ये बहुत क्लियर है। वो राय सुबह भी थी, अभी भी है। ठीक है। ये बैंक निफ्टी के अंदर इस समय क्या किया जाए? देखिए, बैंक निफ्टी में एक चीज़ क्लियर है डिम्पी, 26,500 के ऊपर आप नहीं जा पाएंगे। ये अब हो गया खत्म। जून में अब नहीं आने वाला। हाँ, मतलब आज की बात कर रहा हूँ, बचे 1 घंटे 26,500 के ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो बैंक निफ्टी में भी सिंपल ये है कि जितना 26,500 के नज़दीक आप बेचें उतना बेहतर है। 26,400 बचे हुए समय के लिए अहम लेवल है, और वो इसलिए कि 26,400 पर पुट और कॉल दोनों में 6-6 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, निफ्टी फ्यूचर्स जुलाई के अगले महीने के 13 पॉइंट डिस्काउंट पे है। बैंक निफ्टी के जुलाई फ्यूचर्स 48 पॉइंट के डिस्काउंट पे है। सीरीज की शुरुआत में शुरू 2 दिन बाद होगी, लेकिन अभी जो रोल ओवर्स हो रहे हैं ये तो हालत है। रोल ओवर्स डिस्काउंट पे हो रहे हैं, भारी भरकम डिस्काउंट पे हो रहे हैं। तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स के 50 पॉइंट तो बैंक निफ्टी में रोल ओवर की वजह से बन रहे हैं। तो इसका मतलब शॉर्ट एक्सेस है। अब इसमें यही कैच है, डेटा क्लियर कट बता रहा है कि आप ऊपर नहीं जा सकते। कैच क्या है? कैच ये कि अगर कोई एक ऐसा ट्रिगर, जो बड़ा ट्रिगर जो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए, समझो कोई ट्रम्प साहब का ट्वीट, या अचानक से यूएस में 200 की नीचे की जगह 100-150 ऊपर हो जाए, कुछ भी एक वाइल्ड गेस कुछ ऐसा हो जाए, तो फिर कल के सेशन में इंटरेस्टिंग बात ये हो सकती है कि बड़ी जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। क्योंकि आज है ना, शॉर्ट्स बहुत बने। आप देखिए 10,700 के कॉल में 17 लाख, 10,750 की कॉल में 17 लाख, 10,800 के कॉल में 34-35 लाख, यानी कि इन 100 पॉइंट की रेंज में लगभग 70 लाख शेयर जुड़ गए शॉर्ट साइड पर। यार देखो, पैसा कमाना तो आसान नहीं ना, चाहे तेजी में हो चाहे मंदी में हो। आप ये सोचो कि मार्केट ने कुछ एक इंटरेस्टिंग लेवल तोड़ा है, इसलिए जितनी मंदी करना है कर लूँ, ये तो नीचे ही जाएगा, ऊपर आ ही नहीं सकता। ऐसा भी नहीं है। जैसा तेजी करने वाले सोच रहे थे कि 10,700 के नीचे जा ही नहीं सकता, वैसा भी नहीं। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट होकर शॉर्ट करना भी हर किसी भी लेवल पर वो भी रिस्की है। तो मुझे ये लगता है कि बेहतर ही होगा इस वक्त ट्रेडिंग पोजीशन कम रखें, ओवरनाइट कम रखें, एक्सपायरी का एक दिन निकल जाने दें, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक चीज़ क्लियर कट है, वो ये है कि खरीदारी करने की फिलहाल चेष्टा न करें, आज की क्लोजिंग देख लें। ठीक है, एक बार क्लोजिंग देख लेते हैं। कोई ट्रेड अभी फिलहाल लेना नहीं है, और अगर लेना भी है तो एक बार निफ्टी आपको वापस 10,700 के आसपास मिले, सिर्फ 25 पॉइंट का ट्रेड है। ये भी एक्सपायरी का इफेक्ट है, आपको 25-30 पॉइंट झटके में मिल भी सकते हैं, लेकिन अवॉइड ही करें फिलहाल। तो अब आप इस ट्रेडिंग रेंज को एक बार भी थोड़ा रुकें। इस बीच आप कैसे BTST राकेश जी? बिल्कुल डिम्पी, BTST रेडी है, और मेरा सेल कॉल है CESC पर मौजूदा स्तर स्पॉट मार्केट में 925.50। इसको बेचने की राय रहेगी 946 का एक स्टॉप लॉस, 908 पहला टारगेट, 900 दूसरा टारगेट। 900 आपका दूसरा टारगेट, 908 आपका पहला टारगेट है, 946 आपका स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस है। तो कैश का लेवल है सर अनिल जी 20 रुपए, अनिल जी 930 पे आइडेंटिफाई करा तो 13 रुपए का ही है। नहीं अनिल जी, देखिए कल मैंने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस भी दिया था, मैंने उसको भी स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया था टुवर्ड्स क्लोजिंग। अच्छा, बाद में रिवाइज करेंगे? बाद में रिवाइज कर दूंगा अनिल जी, अभी एज ऑफ नाउ नहीं, और 2-3 अनिल जी स्टैम्प्स भी लगवानी है। 2-3? हाँ अनिल जी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कल दिया था, उसके दोनों टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। लाओ भाई लाओ, श्रीराम ट्रांसपोर्ट क्या क्या टारगेट थे अनिल जी? श्रीराम ट्रांसपोर्ट में टारगेट था 14। कल वाली शीट कहाँ है आपके पास? ये अनिल जी कैरी फॉरवर्ड करता हूँ मैं कल के सारी। ये तो भर गई आज? नहीं, ये आज का ये रहा अनिल जी। तो फिर कल क्या करोगे? कल नई शीट अनिल जी। चलिए ठीक है, रजिस्टर ही रखो सर। 1412 अनिल जी पहला टारगेट था, और 1405 दूसरा टारगेट। श्रीराम ट्रांसपोर्ट ना? हाँ, एक बार श्रीराम ट्रांसपोर्ट बताइए। बंसल जी के टारगेट हिट हो रहे हैं, बंसल जी सुपर हिट हो रहे हैं। तो 76 रुपए गिर गया। फिर अनिल जी दूसरा कल हमने टारगेट 2 डायरेक्टली हिट करवा देना। टारगेट 2 लगाइए, सी लगाइए।
चलिए LIC हाउसिंग फाइनेंस अनिल जी 474 का टारगेट 1 हिट हुआ है। थोड़ी क्रेडिट मुझे भी दे दो अनिल जी आपको तो है ही LIC हाउसिंग में क्या था नीचे का टारगेट? 474 पैरा टारगेट था, वो हिट हुआ है 474 थोड़ी देर पहले ही लगा। फिर अनिल जी आज सुबह की पहली मॉर्निंग BTST थी IOC, अच्छा 160 और 157 का टारगेट दिया था, वो दोनों टारगेट्स हिट हो चुके हैं। सुबह वाला तो जोरदार कॉल था। हाँ, और BPCL भी दिया था, के दोनों ही हो गए हिट है, दोनों हिट हो गए। लगाइए आज तो दिन है बंसल जी का, देखो। और BPCL के भी अनिल जी दोनों टारगेट हिट हो गए। BPCL भी लाइए आज तो होलसेल 400 और 390 थोड़ी क्रेडिट तो मैं लूंगा इसमें। नहीं अनिल जी पूरा क्रेडिट नहीं, पूरा तो नहीं लूंगा, ऐसा भी नहीं है। नहीं अनिल जी IOC तो मैंने दिया ही तब था जब आपने 2 बार पूछा ना, तो मैंने सारे 4 बार मैंने कहा 3-4 बार पूछते हैं कभी बंसल जी, एक बार तो बोल ही देंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया, लेकिन एकदम सही वक्त पे होता है। हाँ बिल्कुल सही वक्त पे बताया था। वक्त कौन सा था? हाँ बिल्कुल। देखिए एक तो हिंदुस्तान जिंक कल मैंने सेल किराए दी थी, इसमें सारे टारगेट हिट हो गए। अच्छा आज सुबह मैं याद कर रहा था, सुबह आधा % ऊपर खुला था वो। अच्छा हाँ, उसके बाद जो गया देखिए, आप देख लीजिए, मेरे को याद है बिल्कुल सही है ना। और उसके बाद से जो सबको मौका मिला है बेचने का। टाटा तो मोटर्स कौन सा टारगेट 2 हिट हुआ है? टारगेट 2 लाइए भाई हिंदुस्तान जिंक। इसके अलावा टाटा मोटर्स में टारगेट हिट हो गए, दूसरे वाले बने जी, सेकंड वाले। ये भी शॉर्ट वाले था, ये भी शॉर्ट। टाइटन मैंने खरीद के राय दी थी और टाटा मोटर्स मैंने उसके तो अच्छा, तो जो टाटा मोटर्स का टारगेट, तो जिसने टाइटन का ट्रेड लिया वो भी जीरो कर दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों साथ में खत्म करें ना। हालांकि टाइटन में कुछ खास गिरावट नहीं आई। और उसके अलावा देखिए हेक्सावेयर, इसमें लॉन्ग साइड का ट्रेड था और इसमें भी टारगेट 465 वाला है। कल 1 रुपए के लिए हम, आप ये याद कैसे रखते हैं इतना कुछ? मुझे तो अपने टारगेट याद नहीं रहते हैं। आपको मेरे भी, राकेश जी के भी, सभी के टारगेट सारे याद। 464 रुपए 20 पैसे में बातचीत चल रही थी, लगाए नहीं लगाए सील, राइट। आज सुबह 475 हो क्या है, देखिए 77 हो क्या है, देखिए। और कब बताया था वो भी देख लीजिए। मौजूदा स्तरों पर बाय करें। 448 स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट 460 का है, दूसरा टारगेट 465 का। इस पे चलें जी, एक सील लगवा दीजिए। लगा नहीं, 464.10 का हाई है मुझे, एक टारगेट हिट हो गया। 165 रुपए 30 पैसे का हाई बना दिए। लेकिन आज का कमजोरी का सबसे बड़ा कल्प्रिट वो था BPCL, IOC और HPCL। ये तो सुबह ही आपको राय मिल गई थी। खैर कल्प्रिट उन लोगों के लिए जिनके पास था। हमने तो आपको राय दी थी कि ये है तो बेच दीजिए, नहीं तो शॉर्ट कीजिए। जानिए किस लेवल पे दी थी राय। कच्चा तेल बढ़ा है और रुपया कमजोर है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर और एविएशन एयरलाइन शेयर थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं। सुबह हमने बाजार खुलने से पहले बताया था कि ये स्टॉक्स कमजोर हो सकते हैं। HP, BP, IOC अब 2% से लेकर 3.25% तक की कमजोरी आज के सेशन में दिखा रहे हैं और कमजोर हैं एविएशन स्टॉक्स भी। आज कमजोरी का आलम यह है कि करीब 15 शेयर वादा बाजार के ऐसे हैं जिनमें गिरावट 10% के आसपास की बनी हुई है। ये मुश्किल है। तो मिड कैप के तो आज पूरी तरह से एक तेज गिरावट देखने को मिल रही है। और आखिरी घंटे में भी आप जो नीचे देख पा रहे हैं, जो बिकवाली शेयर है, उसमें कोई भी शेयर आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा जो 5% है। सब में 8% तक की गिरावट है। और एडवांस डिक्लाइन भी आपके सामने 200 शेयर के मुकाबले 1400 शेयरों की आज तेज गिरावट मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। लेवल्स आपके सामने हैं इंडेक्स के। अब आते हैं बिल्कुल स्टॉक्स पे। शर्मिला जोशी भी इस बीच मुंबई से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शर्मिला, ये बाजार के अंदर जो तेज गिरावट आई है, हम FMCG कंपनीज के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा ट्रेड देख रहे हैं कि जो कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। IT अपनी करेंसी की वजह से, अपनी ग्रोथ की वजह से बना हुआ है। इन्हीं दोनों के साथ अपने रोल ओवर की जो पोजीशन जिन्होंने नहीं की वो कर जाएं FMCG में और IT में। हाँ बिल्कुल, आई थिंक जैसे कि आपने कहा कि ये 2-3 सेक्टर्स है जो काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हैं। फार्मा एक उसमें आपको जोड़ना चाहिए, क्योंकि फार्मा एक्चुअली थोड़ा सा लेट जॉइनर भी है, तो काफ़ी एक अंडरओन्ड सेक्टर रहा है। IT में हम देख रहे हैं कि 5-6 महीनों से हम एक बाइंग देख रहे हैं। तो डेफिनेटली आई थिंक आगे चलकर जिस तरह से अपनी करेंसी वीक हुई है एंड परहैप्स अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स की करेंसी की लिस्ट निकाले तो शायद सबसे कमज़ोर करेंसीज में इंडियन रुपी है आज के तारीख में। तो उसके चलते वी डू गेट अ लिटिल बिट ऑफ अ पॉजिटिव फॉल आउट ऑन IT स्टॉक्स एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। तो IT स्टॉक्स फ्रंट लाइन्स भी अच्छे हैं, मिड कैप्स भी अच्छे हैं। इन मिड कैप्स ऑफ कोर्स मेरी प्रेफरेंस उन स्टॉक्स के लिए रहेगी
जो थोड़ा बहुत नीश प्ले में है, यू नो स्टॉक्स लाइक अ टाटा एलेक्सी विच वी हैव स्पोकन ऑफ इन द पास्ट, और अ जेंसार और अ हेक्सावेयर, इस तरह के स्टॉक्स जिनकी मिड कैप में भी प्रेजेंस एक ऐसे नीश वर्टिकल में है। और एफएमसीजी आई थिंक डेफिनेटली मुझे डाबर काफ़ी पसंद है एट दिस वैल्यूएशन, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह का वो अपना पोर्टफोलियो भी एक्सपैंड कर रहे हैं और आयुर्वेदा में भी उनके प्रोडक्ट्स में भी उनका प्रेजेंस है, वो मार्केट भी काफ़ी खुल चुका है। सो आई थिंक और रूरल अर्बन दोनों प्रेजेंस है उनका, तो उसके चलते मुझे मौजूदा वैल्यूएशन पर डाबर काफ़ी अच्छा लगता है। बट आई थिंक विद इन कंजम्पशन एज अ स्पेस बहुत सारे नाम आ जाते हैं, तो आई वुडंट रिस्ट्रिक्टेड टू एफएमसीजी, लेकिन आई थिंक आपको उसको ब्रॉड बेस करके आप एक कंजम्पशन एक ऐसे थीम को लेकर आप स्टॉक्स को देख सकते हैं। कंजम्पशन वाली थीम। लेकिन चंदन जी ये बताइए कि ये जो स्टॉक जो बैन में आ गए, जो 6 स्टॉक बैन में चल रहे हैं, उनमें ही सबसे ज़्यादा धुलाई क्यों हो रही? देखिए जेपी एसोसिएट बैन में है, 12% गिरा हुआ। सीजी पावर बैन में है, 13% गिरा हुआ। आईडीबीआई भी अच्छा खासा कमजोरी है, इसमें भी कोई स्ट्रेंथ तो है नहीं। उसके बाद आप ये 3 स्टॉक तो एकदम साफ साफ मुझे नजर आ रहे हैं, 6 में से जो खराब हो रहे हैं। क्या करना चाहिए? जी देखिए, गिरावट का मार्केट है और ये काउंटर जो बेन में यहाँ पे कोई फ्री हैंड ट्रेडिंग नहीं हो सकती है, तो जिनके पास पोजीशन है वही इनको हिट मार सकते हैं। आई थिंक वही वजह है कि इसकी वजह से सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू है और मेरे हिसाब से ये बिकवाली कंटिन्यू रहेगी। बट दीवान हाउसिंग फाइनेंस एक अलग काउंटर है, वो स्टेबल है और वो बेन में भी है। खाली एक वही काउंटर है जो बेन वाला जहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ बची हुई है, बाकी इन सारे काउंटर में वीकनेस है और मेरा मानना है और वीकनेस भी गहरा सकती है। ठीक है, तो ये बैन वाले शेयर्स पे आपको चंदन की रिकमेंडेशन भी है। कल हमने नाल्को आपको दिया था एक पैटर्न के अंदर जिसके अंदर एक कमजोर हो रहा था, आज इसके अंदर एक ब्लॉक डील लगी है और 0.05% इक्विटीज की है, यानी कि बड़ी ब्लॉक डील है ये, और ये अब शेयर ऑलमोस्ट डे लो पे आके कामकाज करते हुए नाल्को, तो इस पे एक ब्लॉक डील का असर डे लो पे है। कल भी हमने 60 के नीचे आपको बताया था ये कमजोरी है और 65 का तो नेकलाइन इसकी ब्रेक है, तो नाल्को पे एक खड़ा है। इसके अलावा आईटीसी को लेकर अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आई कि 25,000 करोड़ रुपया ये अपने नॉन सिगरेट कारोबार के अंदर लगाना चाहते हैं। एक्सपेंशन के लिए 20 लॉजिस्टिक पार्क को भी ये खोलना चाहेंगे। एक बार आईटीसी का चार्ट चेक करवा लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्ले है जो शायद ज़्यादा कमज़ोर ना हो इन लेवल से। आईटीसी पे कुणाल आपकी एक बार राय, 262 पे चला भी नहीं है, चलेगा कि नहीं चलेगा? देखिए थोड़ा सुस्ती यहाँ पर दिखाई दे रही है चार्ट पर, अगर आप देखें तो मुझे लगता नहीं कि अभी कोई तुरंत इसमें ब्रेकआउट आने वाला है डिम्पी, या कोई बहुत बड़ी रफ्तार से तेजी बनेगी, इसकी संभावना थोड़ी कम दिखती है। जब तक कम से कम ये काउंटर 268 को पार न कर ले तब तक मुझे नहीं लगता नई खरीद करनी चाहिए। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए खरीद रहे हैं तब तो देखिए डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। 255 का एक बड़ा स्टॉप लॉस रखें, मुझे लगता है 285 तक चला जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म मोमेंटम की कमी। तो फिलहाल आईटीसी में थोड़ा सा कमजोरी वाला माहौल है। सुबह खुला मजबूत था, लेकिन उसके बाद से लगातार कमजोरी होती हुई दिख रही है। अच्छी बात यह कि अब निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो 26,400 के ऊपर आया है डिम्पी, थोड़ा बेहतर होने की कोशिश कर रहा है। ये तो नहीं कहेंगे कि मजबूती, लेकिन कमजोरी होना कम हो गई है। 26,350 के नीचे टिका नहीं, 26,336 का लो जरूर दिखा, लेकिन वो एक्चुअली कोई खास अच्छे तरीके से लो बना नहीं। और निफ्टी भी 10,650 के आसपास जो 10,657 का लो बनाकर थोड़ा ऊपर आने की कोशिश तो कर रहा है। तो एक अच्छी बात है कि कुछ रिकवरी होने की कोशिश है, लेकिन इस रिकवरी में एक स्टॉक जो बड़ा मजबूत है, जिसका सुबह हम जिक्र भी कर रहे थे कि यहाँ पर तेजी बन सकती है, वो है टेक महिंद्रा। 3% मजबूत है, आज वायदा कारोबार का टॉप गेनर है। मेरे ख्याल से बंसल जी 697-98 में हमने बात की थी, राइट? वहाँ से अच्छा मजबूत हो गया बाजार के ट्रेंड की कमजोरी के बावजूद। तो यहाँ पर एक अच्छी तेजी बन रही है। इस पर आए दें टेक महिंद्रा पर कुणाल जी, चार्ट पर क्या सीन है? 710, 700 के ऊपर क्लोज होगा तो क्या कुछ अच्छे संकेत होंगे? देखिए बिल्कुल अनिल जी, इसमें एक रेजिस्टेंस दिख रही है मुझे 710 पर। 710 ही अभी मौजूदा भाव है, तो जैसे ही रेजिस्टेंस इसमें पार होती है क्लोजिंग बेसिस पर, मुझे लगता है कि ये काउंटर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और फिर 740 की बात करेंगे। देखिए एक चीज़ अच्छी है अनिल जी कि जो भी शेयर गिरावट में नहीं गिरे हैं उन सब में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, और जैसे ही बाजार में वापस से तेजी बनेगी या बाजार थोड़ा रिकवर भी होता है तो आप देखेंगे काउंटर आउट परफॉर्म करते रहेंगे। अभी हम आईटी शेयर्स की बात ही कर रहे थे कि इन्फोसिस को लेकर एक खबर भी आई कि उन्होंने एटीपी के साथ एक करार किया। एटीपी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स की है, जो कि वर्ल्ड टूर ऑर्गेनाइज करते हैं। उनके टेक्नोलॉजी पार्टनर इन्फोसिस है, उसके साथ उन्होंने रिन्यू कर लिया है। इन्फोसिस पे शर्मिला आपकी सिर्फ इन्फोसिस पे राय, ये शेयर ठीक है आपको? अगर टीसीएस के साथ टाटा एलेक्सी का मर्जर है, कुछ और खबरें भी आएंगी, इन्फोसिस ठीक है यहाँ पे? हाँ
ठीक है, लेकिन मेरी प्रेफरेंस ज़्यादा टीसीएस पर रहेगी। आई थिंक इन्फोसिस पर एक हमने नीचे के लेवल से ज़रूर एक अप मूव देखा है, लेकिन आई थिंक कि आगे के बिजनेस किस तरह से बढ़ेगा उसके ऊपर आई थिंक आगे बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन मैनेजमेंट एक्सेट्रा, वो अभी तक मुझे क्लैरिटी नहीं है कि ये जो नया मैनेजमेंट आया है वो किस तरह से इन्फोसिस को इस लेवल से आगे बढ़ाएगा, और उनका जो डिजिटल ये सब जो मिक्स है उसको लेकर भी थोड़ी बहुत आई थिंक दैट टीसीएस कॉज ओवर देम, सो आई वुड प्रेफर टीसीएस एट दिस लेवल। ओके, इस बीच वक्त है फिर से VTSTT का, कर लिया जाए। बिल्कुल। ये है ना, म्यूजिक देने के पीछे कुणाल जी वजह ये है कि ताकि आपको थोड़ा जोश आए, अलर्ट आए, तगड़ा BTSTT कॉल दें। देखिए तगड़ा कॉल है अनिल जी, और देखिए बाजार गिर रहा है लेकिन ये काउंटर तेजी में है। बाय कॉल है, बाय कॉल है। देखिए ये फायदा हो। देखिए जैसे प्रॉपर म्यूजिक एकदम जोश वाला सुनाया, आपको बाय कॉल आ गया तो सारे शॉर्ट कॉल आ रहे थे। बताइए इसको कौन सा है आपका? बाय है वोल्टास, जिसको मौजूदा स्तरों पर बाय करना है। फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। मौजूदा भाव 533 का फ्यूचर में है। पहला टारगेट 536 का होगा, कल तक का टारगेट 445 का होगा। स्टॉप लॉस 427 पर रख करके खरीदने की राय है। 527 527 एक मिनट, वोल्टास। लेकिन ये सर ये थोड़ा पहला वाला टारगेट बहुत छोटा है, 533 के सामने ब्रेकआउट तो बहुत रुपए, सिर्फ 3 रुपए, बहुत दमदार है। देखो एक चीज समझ लीजिए, आप और बंसल जी जब रिकमेंड करते हैं ना तो आधा 1% तो ऐसे ही बढ़ जाता है स्टॉक। उसमें तो मतलब लोग बहुत सारे तो बोलते हैं, हम जब तक देखते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं टारगेट वगैरह, तब तक तो टारगेट ही अचीव हो जाता है। तो हम तो ट्रेड करने जाएं उससे पहले तो हो ही जाता है। सही है ना डिम्पी? बिल्कुल सही है। तो थोड़ा बड़ा वाला दो तो देखिए अनिल जी, दोनों लेवल्स के बीच का एक लेवल है 540। हाँ ये ठीक है। तो 540 आज का इंट्राडे टारगेट है, और कल का टारगेट मैं वही रखता हूँ 545। ठीक है, ये परफेक्ट है। 540, 545 और स्टॉप लॉस हो गया 527 है ना? 527 बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक। वैसे भी आज शाम को टाटा सन्स की बैठक खत्म होने वाली है, तो पूरी ब्रीफिंग भी होगी। हो सकता है वोल्टास को लेकर कोई खबर भी आ जाए कि इसमें विनिवेश कर रहे हैं, नहीं कर रहे, या इसका कुछ करना चाह रहे हैं आगे, वो नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट है। खैर इसके अलावा एक और IT कंपनी में साइंट की कल हम बात कर रहे थे कि जिसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग सबसे ज़्यादा बढ़ी। कल वो एनालिसिस हमारे जो हमने आपके सामने किया वो आज भी काफ़ी काम आ रहा है। एक बार साइंट का और चार्ट देखिए कुणाल, कल मैंने आपसे ही पूछा था और आप कह भी रहे थे कि हाँ स्ट्रक्चर तो अच्छा है, आज ये 3% ऊपर है। देखिए बिल्कुल सहमत हूँ डिम्पी, और कल भी मैंने यही राय दी थी कि साइंट मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगता है अगर आप इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें। और निचले स्तरों से इस महीने में जो रिकवरी हुई है वो वाकई में काबिल तारीफ है। 700 के आसपास मुझे लगता है स्टॉप लॉस रख करके थोड़ी मध्यम अवधि के लिए यहाँ पर निवेश करना चाहिए, बजाय इसके कि इसमें ट्रेडिंग की जाए। तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर है, मुझे लगता है 700 का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 850 का। आज भी हमने खैर इस जो म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है उस पर खास शो किया था अनिल जी। उसमें भी ज़्यादातर हमको कंपनीज वही मिल रही थी जिनमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनकी ग्रोथ अच्छी है, और उसमें भी IT कंपनियां 2-3 IT कंपनीज थी और भारतीय कंजम्पशन वाली कंपनीज थी। राइट। तो इसमें SCL टेक में 14% की ग्रोथ हुई है मंथ ऑन मंथ, यानी कि अप्रैल से मई तक का जो डाटा है उसमें इंस्टीट्यूशनल ने, म्यूचुअल फंड्स वालों ने जो खरीदारी की वो 14% बढ़ाकर खरीदारी की है। और आज SCL टेक भी ऑलमोस्ट हर निशान में और डे हाई के आसपास ही कामकाज कर रहा है, ये करीब 1% ऊपर है। बहुत ही बेहतरीन वो शो मैं भी देख रहा था, और अच्छी रिसर्च के बाद। और सबसे बड़ी बात यह कि इससे क्या कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है इन्वेस्टर्स का कि ऐसे खराब बाजार में फंड मैनेजर्स क्या खरीद रहे हैं, तो आपको भी पता है कि फिर कमज़ोर होता है खरीदना ही। तो ज़्यादातर क्या निकल के आया है उसमें यही था कि जो कंजम्पशन वाले शेयर्स है, जैसे कि इसमें मारुति था, उसके अंदर हमको एक FMCG का ITC प्ले दिखा। इसके अलावा IT कंपनीज थी जहाँ पे ग्रोथ अच्छी है। इंस्टीट्यूशनल की ये बड़ी अच्छी आदत है कि खासकर म्यूचुअल फंड्स की इस बार की हमको स्टडी से लगा, क्योंकि पहले की खरीदारी तो वो वैल्यू बाय था, अब जो खरीदारी वो सोची समझी और बिल्कुल तसल्ली बख्श तरीके से सब चीज़ों को देखने के बाद है। और हर शेयर में हमको कोई ना कोई ट्रिगर ज़रूर मिला, जैसे कि मारुति के अंदर उनका गुजरात प्लांट शुरू हो गया था, एक्सपोर्ट शुरू हो गया था। ITC के अंदर है जिसमें अपने वो नॉन सिगरेट कारोबार को तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। SCL टेक के अंदर हमको ग्रोथ दिखी, और आप यकीन मानिए हमने वो शो किया था 10:30 बजे, 11:30 बजे खबर भी आ गई थी कि जर्मनी के अंदर एक कंपनी को खरीदना चाहते हैं, एक्विजिशन करना चाहते हैं। एक ही घंटे के अंदर वो खबर भी रही है बाद में। उसके बाद ये 920 के लेवल के ऊपर आ गया था। ये इंटरेस्टिंग। तो मंदी के बाजार में भी पैसा बनता है तेजी करके? बनता है, लेकिन बेहतर रिसर्च से बनता है और बेहतर एनालिसिस। और ये तो मैंने अगर टारगेट चेंज नहीं करा दिए होते वोल्टास के
तो अब तक तो सील लगवा देते थे बंदी में। कुणाल जी 537-38 हो गया, कुणाल जी 538-30। अनिल जी आपने अच्छा बोला कि मंदी के बाजार में भी तेजी के पैसे बनते हैं और तेजी के बाजार में मंदी के। आप मदरसन सुमी को देखिए अनिल जी, बिल्कुल लोस पे चल रहा है और जब इस पे डिस्कशन, जब आपने इसको आइडेंटिफाई करा था, करेक्ट, उस समय तेजी का बाजार था और उस समय कोई मानने को तैयार नहीं था कि स्टॉक गिरेगा। ये देखिए ऐसा है बंसल जी, इतने सालों में 25 सालों में एक ही चीज समझ में आई, किसी भी दिन कोई भी आदमी बाजार में सही हो सकता है, कोई भी गलत हो सकता है। तो सबकी इज्जत करें, सबका सम्मान करें, वो बढ़िया है। नहीं अनिल जी, मेरे को एक चीज सीखी और होगा। नहीं अनिल जी, गलत तो निकलते, लेकिन एक चीज सीखी मैंने कि ना, जो आपका कॉमन सेंस वाला जो सक्सेस रेट है ना, वो ज्यादा है, तो उसको मिस नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं सोच रहा हूँ रिसर्च बंद ही कर दे, कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, लेकिन वो पॉइंट सिंपल है। देखिए आप देखिए ना, दोनों ही समस्या है इस कंपनी के लिए। पहली तो ये जो हम ऑडी वाली, तो ठीक है, वो सेंटीमेंट वाला पॉइंट होता है कि सेंटीमेंट के लिहाज से गिरता है, लेकिन अल्टीमेटली जो यूरोप में हो रहा है ना, अमेरिका से जो ड्यूटी लगाने की बातें चल रही है यूरोपियन कार्स वगैरह पे, तो यूरोप से सप्लाई बहुत होती है ना इनको। नहीं, उन्होंने बयान भी दिया कुछ दिन पहले ही, ट्रंप का बयान आया था कि वो खैर मैक्सिको तो ऑलरेडी पहले भी धमकी दे चुके हैं पहले ही, लेकिन वो ग्लोबल मार्केट्स में और जहाँ और भी देश हैं जो उनके देश में आके गाड़ियाँ बेचते हैं, उनको लेकर ड्यूटीज के लेकर तो बात आएगी। अच्छा, एक और स्टॉक वो देखिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस, जो कॉमन सेंस की आप जो बात कर रहे थे, हाँ, तब हमने कहा था कि देखिए IDBI बैंक की बजाय ये देखिए LIC हाउसिंग शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर IDBI बैंक को LIC ले लेगा तो फिर LIC हाउसिंग फाइनेंस तो बैंक कभी बन नहीं पाएगा, जिसका ख्वाब का ख्वाब रह जाएगा। तो वो देखिए मेरे ख्याल से उस समय 495 के आसपास हुआ करता था, ज़्यादा एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन वहाँ से स्टॉक लगातार फिसल रहा है, देख लीजिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस और उसमें डे लो पे है। एक साल एक चीज का और पूरा हो रहा है, वो है GST। GST 1 जुलाई को अपना 1 साल पूरा करेगा। GSTN चेयरमैन अजय भूषण पांडे से अनिल जी ने बात की है और उनसे ये समझने की कोशिश किया कि GSTN को लेकर, यानी कि GST को लेकर अब कोई दिक्कत तो नहीं चल रही है, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने लोग रिटर्न भर रहे हैं, एक पूरी पड़ताल हमने की है। जरा देखिए क्या कह रहे हैं GSTN चेयरमैन। शुरुआती जो सॉफ्टवेयर को लेकर दिक्कतें, कई बार ऐसा होता था कि वेबसाइट्स धीमे चलती है, कम चलती है, ये जो नेचुरली ये टीदिंग प्रॉब्लम से शुरुआत में होती हैं, अब ये पूरी तरह से स्टेबल हो चुकी है। तो अब ये स्टेबल, तो हम तो ये कह सकते हैं कि स्टेबल हो चुका है, क्योंकि अगर आप देखें तो करीब अब हर महीने करीब 70 से 80 लाख लोग अपना रिटर्न्स फाइल करते हैं। अगर आप देखें कि GSTR 3B जो एक मेन रिटर्न है, वही करीब लास्ट डे, हर महीने का लास्ट डे 20 तारीख को होता है, उस समय तक करीब 55-56 लाख लोग अपना ये रिटर्न भरते हैं। इसके अलावा GSTR 1 का भी रिटर्न भरते हैं, बाकी रिटर्न्स भी भरते हैं। तो अगर इतने सारे लोग रिटर्न्स भरते हैं और अब तक अगर देखा जाए तो 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने रिटर्न भरा है इसमें। 357 करोड़ से ज़्यादा पिछले महीने का मैं आंकड़ा दे रहा हूँ मैं आपको कि 357 करोड़ से ज़्यादा इनवॉइस वो हमारे सिस्टम में प्रोसेस हो गया है। 357 करोड़ और करीब 1 करोड़ 14 लाख जो टैक्स पेयर्स पूरे देश में हैं, वो सब लोग GST सिस्टम में लॉगिन करके अपना रिटर्न्स फाइल करते हैं और सब काम करते हैं और पेमेंट, टैक्स का पेमेंट भी करते हैं। एक साथ करीब 1.25 लाख से ज़्यादा लोग कंकरेंट यूजर्स जो कहते हैं कि एक साथ लॉगिन करके हमारे सिस्टम में काम करते हैं। तो अगर इतना बड़ा सिस्टम है और इस तरीके से महीनों के महीने, हर महीने हम उनका टैक्स रिटर्न्स वो फाइल करते हैं और सब काम उनका होता है, तो एक ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल हो गया है। लेकिन ये मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि इसमें हो सकता है कि अभी भी कुछ लोगों को कठिनाई हो। अब वो कठिनाई कभी उनका कोई एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है और इशू है कि मान लीजिए कि किसी ने कुछ अपना रिटर्न्स फाइल किया, उसमें कुछ मिस्टेक हो गया, अब वो मिस्टेक को करेक्ट कैसे किया जाए, तो अब वो एक प्रॉब्लम है जो हमें एड्रेस करना चाहिए, उसके बारे में भी सहूलियत रहनी चाहिए। लेकिन अगर एक सिंपल अगर रिटर्न्स फाइल करना हो अगर और टैक्स भरना हो तो उसमें अब कोई खास परेशानी रह नहीं गई है। और दूसरा एक और हम लोगों ने ये एक्सरसाइज नवंबर महीने से शुरू किया कि जो रिटर्न सिस्टम है उसको भी कैसे हम सिंप्लीफाई करें। तो अब रिटर्न सिस्टम है कि अब हमारे यहाँ अलग अलग तरह के टैक्स पेयर्स हैं जी। कुछ टैक्स पेयर ऐसे हैं कि जिनके ट्रांजैक्शंस बड़े कम होते हैं
अब वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, सिंपल ट्रेडर हैं, या हो सकता है कि उस महीने उनका कोई ट्रांजैक्शन ही ना हुआ हो। तो फिर ये लंबा चौड़ा फॉर्म भरने की इनको ज़रूरत क्या है? तो सीधे हमारे वेबसाइट पर जाएं, GSTN के वेबसाइट पर जाएं, और शुरू में 3-4 सवाल पूछे जाते हैं कि इस महीने में आपका कोई सेल या परचेज है कि नहीं है, इस महीने में आपने कुछ एक्सपोर्ट किया है कि नहीं किया है। अगर येस एंड नो में अगर जवाब दे दें अगर वो, तो उसी के बेसिस पे सिर्फ उतना ही रिटर्न्स उनका तुरंत तैयार हो जाता है। तो GST का 1 साल तो हो गया है पूरा, और इसको लेकर आप पूरा इंटरव्यू 4:30 बजे भी आप बिल्कुल देख पाएंगे। GST का 1 साल पे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है अजय भूषण पांडे के साथ। लेकिन इस बीच 10,700 आ गया, 700 आ गया निफ्टी, यही मैं कह रहा था, 10,700 आ गया, भूले भटके वापस 10,700 तो हो ही गया। बिल्कुल बिल्कुल। और 26,500 की तरफ बैंक निफ्टी, ये खूबसूरती है बाजार की। आप और ये एक्सपायरी वाला भी खूबसूरत। एब्सोल्युटली, मैं वही कह रहा था, देखिए 70 लाख शेयर जुड़े हैं शॉर्ट साइड पे निफ्टी के कॉल्स में। तो पैसा बनाना किधर भी आसान नहीं है। अगर जो मंदी करने वाले सोचे आसान है, तो वो भी आज उनको भी अभी समझ में आ जाएगा, और तेजी करने वाले जो सोचते थे उन्हें तो आ ही गया, उनको तो बिल्कुल आया। चलिए, बंसल जी हैं तब तक पैसा बनाना आसान है। BTST देना है बंसल जी? अनिल जी, लेकिन पहले बिगुल, क्योंकि तेजी का है। अच्छा, बिगुल BTST का ऐलान किया जाए। बताइए बंसल जी, क्या खरीदेंगे आप? अनिल जी, टेक महिंद्रा को खरीदेंगे। अरे 711 अनिल जी मौजूदा स्तर है, और खरीदने का अनिल जी कारण है, स्टॉक करेक्टिव मोड में था। एक्सपायरी से 1 दिन पहले स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर आया है, तो एक्सपायरी प्लस जो स्टॉक मंदी के अंदर बिल्कुल नहीं गिरा। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छे खासे पैसे देने का दमखम रखता है। स्टॉप लॉस मुझे उम्मीद आप चेंज नहीं कराएंगे, 704 का एक स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो 720 पहला लक्ष्य है और 725 दूसरा लक्ष्य है। अच्छा, जिन लोगों ने सुबह मेरे कहने पे खरीदा हो वो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। अब आगे की जिम्मेदारी बंसल जी की है। देखिए, मैं तो इतना कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कहता हूँ कि आप मेरा पहला टारगेट भी हटा दें, मैं 725 के लिए होल्ड करूंगा। पहला क्या रखा है आपने? 720। ना 720 रखेंगे ना, उसमें क्या है, 2 बार लगवाएंगे सर सील। नहीं, लेकिन स्टॉक आपने एकदम सही पकड़ा है, एकदम, और मजबूत है ये। सुबह ये लग ही रहा था कि ये स्टॉक चलने को तैयार है, जो वो आपकी लैंग्वेज में ना कह के चलूंगा, कह के चलता है। हाँ, ये कह के चलूंगा, क्योंकि सुबह मैंने जब इसको देखा, ये 1% मजबूत था, डीपी 1 से भी कम होगा, 1 था, और 2-2.5% ऑफर इंटरेस्ट बढ़ा था। निफ्टी का स्टॉक है, टेक महिंद्रा है, सुबह कौन खरीदता है इसे? ट्रेडर्स फेवरेट तो है नहीं। और सुबह से अनिल जी अपनी एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है पूरी मंदी के अंदर। अच्छा। इंट्राडे ग्राफ्स में देखें तो बढ़िया वाली बाइंग हो रही है, बढ़िया वाली बाइंग है। लेकिन बाइंग या सेलिंग अगर आपको कल करनी है तो उसके लिए तैयारी करनी चाहिए आपको आज। बज गए हैं 3, और आपको पहले ही बता दें, एक्सपायरी से ठीक 1 दिन पहले कौन से हैं वो स्टॉक जो बैन में जा सकते हैं या फिर बैन से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि 6 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो बैन में हैं इस वक्त। तो ये बताइए कि रजत हमारे साथ है बताने के लिए बैन से बेनिफिट। रजत जी, पहले तो ये बताइए कि बैन से कोई बाहर निकलेगा क्या? नहीं, हाँ, बैन से बाहर निकलने की एक स्टॉक की तो प्रोबेबिलिटी है, CG पावर। देखिए, कुल मिलाकर 7 स्टॉक्स हैं बैन में अनिल जी। 7 है क्या? हाँ, 7 स्टॉक है। उसमें CG पावर का अब जो ये ओपन इंटरेस्ट कुल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो खड़ी हुई है वो 81% है, 81%। 80 से नीचे गया, अभी तो आधा घंटा है सेटलमेंट में, अगर 80 से नीचे गया तो ये बैन से बाहर हो जाएगा। आज तो बहुत बुरी तरह इसकी पिटाई भी हुई है, तो हो सकता है कल के सत्र में थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेंड देखने को मिले, लेकिन 81% है मौजूदा पोजीशंस, और 80% के नीचे बैन से बाहर हो सकते हैं। बैन से बाहर निकलने के लिए धुलाई होना जरूरी है। 7 यानी 6 तो पहले से थे, और जेन इरिगेशन आ जाए तो टोटल मिलाकर 7 हो गए। तो 7 में से सिर्फ एकमात्र CG पावर ऐसा है जो शायद बाहर निकले। अच्छा, अंदर आने की कोई संभावना? हाँ जी, अंदर आने की तो कल भी प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग थी, सिर्फ एक ही आ पाया, जेन इरिगेशन। लेकिन आज जेट एयरवेज, NCC और सेल, इन तीनों ही स्टॉक्स में 100% से ज्यादा की पोजीशन है। जेट एयरवेज पे 102%, NCC पे 101% मार्केट वाइड पोजीशन हो गई है, और सेल जो है वो कुल मिलाकर डेरिवेटिव में फ्यूचर्स और ऑप्शन जोड़कर 100% पोजीशंस हो गई हैं। इसके अलावा रेमंड एक और स्टॉक है जिसमें 96.5%, लेकिन रेमंड लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से आता है 95% के ऊपर, सेटलमेंट इसके नीचे ही होती है। तो आप ये मान के चलिए, जेट एयरवेज, NCC और स्टील अथॉरिटी, इनकी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कल बैन में आने की। एक स्टॉक है बलरामपुर चीनी, यहाँ पर 94% पोजीशन बनी है, अभी आधा घंटा बचा, अगर 95% के ऊपर आता है तो बलरामपुर चीनी भी बैन में आ सकता है। लेकिन इनमें मुझे जो लगता है रजत,
ज़्यादा चांस इसके हैं जेट एयरवेज के, क्योंकि सेल तो मुझे याद ही नहीं आता कब आया था पिछली बार बैन में। ये तो सरकारी कंपनी है, ये तो बैन में आती नहीं, तो शायद रोल ओवर्स की वजह से पोजीशन ज़्यादा दिख रही होगी, तो दिन के अंत तक खत्म हो जाएगी। एनसीसी आ भी सकती, नहीं भी आए, लेकिन जेट एयरवेज के चांस ज़्यादा दिख रहे हैं बैन में आने के लिए आज से। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन जेट एयरवेज जिन लोगों की पोजीशन है उन्हें क्या करना चाहिए एविएशन स्टॉक्स में, जरा शर्मिला जी से राय ले लें। शर्मिला जी, रुपया कमज़ोर है और कच्चा तेल मजबूत, बेच दें क्या इनको या लेट हो गए अब? आप ही ने जवाब दे दिया। आई थिंक अब काफी नेगेटिव मैंने जवाब कहाँ दिया, मैंने तो ऑप्शन दिया। बिल्कुल, आई थिंक पर यही दो मेन फैक्टर्स है। आई थिंक जब क्रूड ऊपर जाता है और उसके साथ साथ रुपया भी वीक है और उसके साथ साथ एक माहौल इस तरह से बन गया है जो विच इज लुक्स लाइक द होल ट्रेड वॉर सिचुएशन इज इंटेंसिफाइंग, तो उसके चलते ही आई थिंक तेल कमजोर हुआ है, रुपया भी कमजोर हुआ है। तो ऐसी स्थिति में और भी थोड़ी दिक्कतें आएंगी एविएशन स्टॉक्स को। उसके साथ साथ मई का डेटा अगर आप देखें तो वो डेटा कहीं ना कहीं ये इंडिकेट किया कि 2 मई सबसे अच्छा महीना माना जाएगा एविएशन स्टॉक्स के लिए, कि ज़्यादा छुट्टी रहेगी तो ज़्यादा लोग फ्लाई करेंगे। लेकिन ये डेटा पाया गया कि एक्चुअली द नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैज़ कम डाउन, विच सॉर्ट ऑफ सीम्स टू इंडिकेट कि अगर आपने प्राइस हाइक लिया है बिकॉज ऑफ क्रूड तो वो थोड़ा बहुत लोगों के अफोर्डेबिलिटी के बाहर चला गया और दैट प्राइस पास ऑन वाज अ लिटिल इनइलास्टिक, व्हिच इज व्हाई द पैसेंजर्स एक्चुअली केम डाउन। तो आई थिंक ऐसे माहौल में यही हम कह सकते हैं कि उनके नतीजे ये क्वार्टर भी वीक रहेंगे एविएशन स्टॉक्स के, लेकिन काफ़ी बिकवाली हो चुकी है। सो आई थिंक इन अ सेंस अब काफ़ी नेगेटिव्स प्राइस में है। तो जैसे आपकी राय ओवरऑल मार्केट पे थी, आई कम्प्लीटली अग्री विद दैट। ये 2 दिन आप बाहर ही रहिए क्योंकि अब मार्केट डायरेक्शन का आपको पहले अंदाजा आना चाहिए, क्योंकि अगर यही मार्केट का डायरेक्शन रहता है तो आप ये बेच के जा सकते हो। लेकिन इफ यू सी अ रिकवरी फ्रॉम योर then aviation stocks have sort of already priced in a lot of negatives. Okay. और इस बीच जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त वो है अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल की, जो कि आज की कैबिनेट की बैठक के बाद संबोधित कर रहे हैं प्रेस को और बता रहे हैं कि क्या क्या फैसले आज उन्होंने लिए हैं। कुछ अहम फैसले हुए हैं। एथेनॉल को लेकर एक अहम फैसला हुआ, 3 रुपए को लेकर अप्रूवल उनकी आ गई है कि 3 रुपए की जो मंजूरी है वो दे दी गई है। इसके अलावा कुछ लोन को लेकर भी जो न किसानों को कर्ज माफी मिल रही है उसको लेकर भी हो सकता है भी पीयूष गोयल आपको थोड़ी और जानकारी दें। लेकिन एथेनॉल इंपॉर्टेंट था, आज कैबिनेट ने अप्रूवल दी है। कल इसके बारे में आपको जानकारी दी थी, आज कैबिनेट की अप्रूवल आई है 3 रुपया पर लीटर के हिसाब से। खैर आगे बढ़ते हैं। अब इस बीच मार्केट के अंदर कहीं और मोमेंटम है तो आईटी फार्मा के साथ साथ एक कोल इंडिया और है। कोल इंडिया के अंदर भी अच्छी खरीदारी वापस आज बनी है, अच्छी तो नहीं कहूँगा लेकिन खरीदारी है। फिर भी एक बार इस पे भी कुणाल जी आपकी राय चाहिए। ये कल का बेस जो हम डिस्कस कर रहे थे 255-260 वाला, ये फिक्स है? देखिए सपोर्ट ज़रूर सपोर्ट से बाउंस हो रहा है, जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे। डिम्पी 260 का वो सपोर्ट था, वहीं से एक बाउंस आता हुआ दिखा है, लेकिन कोई मीनिंगफुल इसमें टर्न अराउंड हो गया है या कोई बड़ी तेज़ी बनेगी संभावना अभी कम दिखती है मुझे। एक बार ये 270 के ऊपर ट्रेड करेगा तो ज़रूर 290 तक की जगह खुलेगी, लेकिन एक बार के लिए मैं इसको अवॉइड ही करूँगा। ठीक है, इसको अवॉइड करेंगे। लेकिन आज एक और हमने भी रिसर्च की अनिल जी, वो थी बैंकिंग को लेकर। असल में बैंकों की स्थिति खराब है। एक स्टेटस रिपोर्ट आई, उसमें एनपीएस 21% तक बढ़ सकते हैं, ग्रॉस एनपीएस, ये सरकार ने चिताया। लेकिन इसके पीछे की कवर स्टोरी जो है वो ये है कि जो किसानों को माफ़ी दी जाती है वो बैंकिंग के लिए बड़ी मुश्किल लेके आ रही है। इस पर ही हमने पूरी रिसर्च की, क्योंकि ये चुनावी साल है। 3 बड़े राज्य जो कि किसानों से ही जुड़े हुए हैं उनमें और भी चुनाव होने वाले हैं। अच्छा। तो जरा बैंकिंग के और साथ ही कर्ज माफी की पूरी तस्वीर समझिए। पूजा बताएं आप। जी, आरबीआई ने जो डेटा जारी किया है क्रेडिट ग्रोथ का, उसमें अगर सिर्फ एग्री सेक्टर को देखें तो इस बार जो ग्रोथ आई है वो 10 साल में सबसे ज़्यादा धीमी ग्रोथ इस बार देखने को मिली है। 7.9% थी पिछले साल, 7.4% माफ़ कीजिएगा। इस बार जो ग्रोथ आई है वो 5.9% आई है। और इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है क्योंकि जो कर्ज माफ़ी लगातार राज्यों की तरफ से हो रही है वो एक कहीं ना कहीं एक फैक्टर है इस स्लो ग्रोथ का। क्योंकि एक आंकड़ा हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। 2017 में कर्ज माफ़ी की अगर बात करें सरकारों की तरफ से और राज्यों की तरफ से, तो उत्तर प्रदेश ने 36,000 करोड़ की कर्ज माफ़ी की थी, 2017 का आंकड़ा है ये। महाराष्ट्र सरकार ने 30,000 करोड़ की कर्ज माफ़ी की थी। इसके अलावा पंजाब में और राजस्थान में भी कर्ज माफ़ी की गई थी। तो जब ये ऐसा कुछ सिनेरियो होता है तो कहीं ना कहीं बैंक भी लोन देने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जो चुका सकते हैं, जो किसान लोन चुका सकते हैं, वो भी इस श्रेणी में आ जाते हैं और विलफुल डिफॉल्टर हो जाते हैं, वो भी रीपे नहीं करते हैं।
इस लोन को। और ये जो डेटा है ये इसको ऐसे सपोर्ट हम कर सकते हैं कि बैंक हर बार एक लक्ष्य, एक टारगेट सेट करता है डिसबर्समेंट का, यानी कि लोन देने का। अगर FI वित्त वर्ष 15 का हम आंकड़ा देखें तो राज्यों के हिसाब से बात करें, महाराष्ट्र में करीब 87% लक्ष्य हासिल किया था। अब वित्त वर्ष 18 में करीब 47% ये आंकड़ा रह गया है। ये आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर भी है। और बैंकों ने जो लक्ष्य तय किया गया था वहाँ पर कमी देखने को मिली, कम कर्ज दिया है जो लक्ष्य तय किया गया था उसके चलते। और अब माना जा रहा है कि जो प्रॉब्लम है ये और बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि चुनावी साल है। उड़ीसा के CM ने भी अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव से पहले कर्ज माफी की मांग की है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पे भी कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा है। और लगातार बड़े जो इतने बैंकर्स हैं और जितने जो गवर्नर है वो भी इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं कि अगर ऐसा आगे भी होता है तो बैंकों के लिए बड़ा कंसर्न होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपके सामने पूरा एक एनालिसिस कि इस समय जो किसानों को कर्ज माफ़ी हो रही है उससे बैंकों की मुश्किल बहुत ज़्यादा है और ये और भी बढ़ेगी, क्योंकि 3 राज्यों में अब ये किसानों की कर्ज माफ़ी एक बड़ा मुद्दा और बनने वाली है। खैर, कर्ज माफ़ी के इस भंवरजाल से थोड़ा बाहर निकलिए और आप पार्टी में आइए। और एक पार्टी तो सुबह होती है कि पार्टी जो जारी रहने वाली होती है, उसके अंदर हमने जो सुबह सुबह होती है, आप बताते बिल्कुल बाजार खुलने के बाद। आज का शेयर मैं आपको पार्टी वाला बता देता हूँ। वो था टॉरेंट पावर। जरा पहले किस लेवल पे दिया था वो देखिए, उसका फिर इसका और एनालिसिस करते हैं। टॉरेंट पावर को मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ शॉर्ट किया जा सकता है और फंडामेंटल रीजन नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्राइस वॉल्यूम एक्शन के दम पर मैं ये कह रहा हूँ कि बंसल जी आप बता दीजिए क्या करना है इसमें। 212 से 215-16 के लेवल, तो 10-1 रुपए का डाउन मूव यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल सकता है। और अब आप देखिए दिन के निचले स्तरों पर ये ट्रेड कर रहा है, 11 रुपए की कमजोरी और टॉरेंट पावर में देखी जा रही है। लेकिन तो बंसल जी सुबह भी आपने बताया था टॉरेंट पावर में क्या करें, अभी आप भी फिर से बताइए क्या करें। देखिए नीचे के जो टारगेट्स थे वो ऑलमोस्ट अचीव हुए, तो मुनाफा बांध के बैठना चाहिए। देखिए इंट्राडे के लिए दिया था और अनिल जी ने बड़ा क्लियरली बोला था कि इंट्राडे में इसे क्लोज कर दीजिएगा। मैंने क्लियर बोला, मेरे को कोई खबर भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई एनालिसिस, सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम का एक्शन देख के बोला है। और पावर स्टॉक सारे कमजोर हो रहे थे। देखिए मैंने कहाँ से पकड़ा, अदानी पावर, रिलायंस पावर, NTPC, REC, PFC, ये सारे कमजोर थे। और फिर मैंने देखा अच्छा टॉरेंट पावर में भी शॉर्ट पोजीशन बनने के संकेत तो आ रहे हैं, चलिए पूछ लेते हैं बंसल जी को। और बंसल जी ने बाकी का काम कर दिया और टारगेट हिट हो गया, टारगेट अचीव हो गया। चलिए बढ़िया। इस बीच हाँ कुणाल जी के कोई टारगेट अचीव हो रहे हैं? नहीं टारगेट नहीं, अनिल जी एक BTST कॉल है। BTST लाइए, कमजोर बाजार के बावजूद बिल्कुल लाइए एक बार BTST कुणाल जी का फटाफट देख लेते हैं। देखिए और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं ना म्यूट पे रखते हैं ना, उन्हें पता नहीं चलता है, वो अलर्ट हो जाते हैं एकदम। जब ये स्क्रीन पे दिखता है ना बड़ा बड़ा BTST, तो हमारा इरादा है कि किसी का छूटे ना। ये बाय और सेल दोनों में बजेगा ना अनिल जी के, केवल बाय के ऊपर नहीं। BTST बोलने के लिए BTST होता है, STBT भी तो होता ही है। तो कल जो डिम्पी को मुश्किल आ रही थी, याद हो गया STBT? बिल्कुल याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया। पहले भी लगेगा तो बाद में S, पहले S लगेगा तो बाद में भी। फॉर्मूला पकड़ में आ गया। बताइए कुणाल जी। अनिल जी बाय है ऑरो फार्मा, मुझे लगता है डिफेंसिव्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं और ऑरो फार्मा में क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर दिख रहा है। बहुत बड़ा एडिशन वॉल्यूम का अभी हुआ है। इसमें पहला टारगेट होगा 622 रुपए का, दूसरा लक्ष्य होगा 635 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना होगा 608 रुपए पर। 622, 635, 608 क्या भाव पे दिया है आपने? 615 रुपए में मैंने बोला, 615 रुपए पे। और ये सारे लेवल है आपके फ्यूचर्स के लिए। औरोबिंदो फार्मा ये है करनी है आपको खरीदारी। स्टॉक तो 1.5% मजबूत है, अभी 13-14% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है इस सीरीज में। ठीक है, परफेक्ट है। कुणाल जी का एकदम पिक सही है। ये आपने जो वो दिया था वो कौन सा ग्लेनमार्क दिया था ना जी? ग्लेनमार्क, वो ग्लेनमार्क था। हाँ ठीक है, ये औरोबिंदो फार्मा में भी तेजी गिराया। अच्छा इसकी तो एक कोई दवा को मंजूरी मिली थी ना 1-2 दिन पहले, अरविंदो फार्मा। इनके रोज ही मिलती है आजकल। कोई दवा मंजूर हो ही जाती है। इसमें एक राय मैं सोच रहा हूँ जरा शर्मिला जी से लें। बिल्कुल शर्मिला जी ये स्टॉक तो भागे हैं पिछले 2 हफ्तों में काफ़ी, फार्मा शेयर अब भी खरीदें और यदि हाँ तो क्या खरीदना है?
बिल्कुल, आई थिंक जैसे कि आपने कहा कि पूरी कमेंट्री ही बदल रही है। पहले एक ऐसा दौर चल रहा था कि पूरे के पूरे सब जो न्यूज़ आते थे वो सब नेगेटिव रहते थे कि ये दिक्कत है, ये प्लांट में, ये रिपोर्ट है, इतने सारे ऑब्जेक्शंस निकाले गए हैं। नाउ द टाइड इज टर्निंग। अब हम सुनते हैं कि काफ़ी प्लांट्स को मंजूरी मिली है और problems are getting solved, drugs are getting approved. So I think the tide has turned in favor of pharma. उसके साथ साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि प्राइस इरोजन काफ़ी हो चुका है क्योंकि पिछले 3 सालों से आई थिंक ये सेक्टर में काफ़ी डिसइंटरेस्ट या एक बिकवाली का जैसे माहौल है। एक ही आई थिंक ओवरहैंग है स्टॉक्स में कि जेनेरिक स्पेस में अभी भी प्रेशर है यूएस में, लेकिन वंस अगेन आई थिंक कि नेगेटिव्स प्राइस में है। सो आई लाइक द लार्ज कैप्स एक्चुअली, जो बड़े स्टॉक है वही मुझे इस समय पसंद है, वेदर इट इज़ अ सन फार्मा क्योंकि हलोल की कमेंट्री पॉजिटिव हो चुकी है, आई लाइक अ लुपिन, सो आई थिंक सिप्ला, तो आई थिंक जो दिग्गज है वो ही काफ़ी अच्छे लग रहे हैं अभी ये लेवल पे। ठीक है, जो दिग्गज हैं वही काफ़ी यहाँ पे ठीक लग रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और शेयर आपके सामने मैं रखता हूँ, वो है ग्रीव्स कॉटन का। सुबह सुबह हमने ये आपके सामने शेयर रखा भी था और ये शेयर 1 से 1.5% ऊपर है। कल भी कुणाल आपसे मैं पूछ रहा था, जरा इसके बारे में राय दीजिए। देखिए, काउंटर कुल मिलाकर अच्छा है डिम्पी, और जो जैसे अभी हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि जो शेयर इस बिकवाली में नहीं गिरे हैं वो डेफिनेट रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और उनमें आपको तेजी बनते हुए दिखेगी। ग्रीव्स कॉटन भी मुझे लगता है उसी श्रेणी में है। एक रेजिस्टेंस 146 की दिखती है मुझे, 146 पार हुआ तो फिर 155 के टारगेट से बाय करना चाहिए। मेरी राय में जिनके पास है उनको तो निश्चिंत होकर के बने रहना चाहिए। ठीक है, भले बाजार के अंदर तेजी हो या फिर गिरावट, लेकिन लिकर शेयर्स आज भी तेज हैं। रेडिको करीब 1 से 1.25% की मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए, ये रेडिको का शेयर करीब 5% ऊपर आके ट्रेड कर रहे हैं। एक बार राकेश जी आपकी राय रेडिको पे। देखिए डिम्पी, स्टॉक ने बिल्कुल अपने नीचे में एकदम सपोर्ट से बाउंस दिया है और टेक्निकली 386 से लेकर 390 एक सपोर्ट जोन है और टेक्निकली जिन स्तरों पे डिम्पी चल रहा है 413 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो एक ब्रेकआउट होगा और 413 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकल के सस्टेन करता है, क्लोजिंग देता है, तब 438 के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। रेडिको खैतान। आज यूबीएल तो सुबह कमजोर दिख रहा था मुझे, तो वहाँ पर तो मुझे शॉर्ट पोजीशन बनने के संकेत भी आ रहे थे, लेकिन मैंने फिर वो डिम्पी के हिसाब से पूछा नहीं, मैंने कहा जाने दो। डिम्पी बाहर से शो देख रहे होंगे तो फिर देखो। और 5% इस समय डील हो गया। अरे सुबह तो नहीं था इतना, सुबह तो मैंने 1190 के आसपास 85 के आसपास देखा था। ओह, मिस हो गया। क्या हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है बंसल जी या कुछ और खास बात है इसमें? नहीं अनिल जी, नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। ऊपर में एक सपोर्ट था इसका 1250 के अराउंड, जब से उसको तोड़ा है तब से स्टॉक करेक्टिव मोड में रहा है। अब नीचे में अगर आप देखें तो स्टॉक में 1099 1100 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक वो इंटैक्ट है, ट्रेंड इंटैक्ट है। शर्मिला, पीएनबी हाउसिंग को 3 दिन हो गए चलते हुए। 3 दिन पहले खबर आई थी कि एचडीएफसी उसके अंदर इंटरेस्टेड पार्टी है, कोटक उसके अंदर इंटरेस्टेड पार्टी है। एक दिन 12%, कल 2-3%, आज फ्लैट हो चुका है। ये बहुत हो गया चलना, अब तो बोली के बाद ही पता लगेगा किसके पास जा रहा है। हालांकि एचडीएफसी ने बोला है कि वो इंटरेस्टेड तो नहीं है कंट्रोलिंग स्टेक के लिए, पूरी तरह से खारिज नहीं किया, कंट्रोलिंग स्टेक तो नहीं लेना चाहेंगे इसमें वो। पीएनबी पे आपकी राय, पीएनबी हाउसिंग पे एक्चुअली? बिल्कुल, आई थिंक अगर एचडीएफसी कंट्रोलिंग स्टेक नहीं लेती है तो आई थिंक देन ये जो पॉजिटिव हमने एक अप मूव देखा है स्टॉक में वो थोड़ा बहुत फिजल आउट हो सकता है, क्योंकि आई थिंक अगर कंट्रोलिंग स्टेक किसी के पास चला जाता है इस चीज़ का तो इसका जो the implications of that I think are greater, क्योंकि पीएनबी बैंक को एक ऑलरेडी एक झटका पड़ा है ये साल, तो अगर उसको इस तरह से पैसे मिलते एक एसेट बिक्री की वजह से तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इस समय पे। लेकिन अगर वो पूरा कंट्रोलिंग स्टेक नहीं बिकता है तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू गेट रिड्यूस टू दैट मच लेस। वंस अगेन आई थिंक जो प्राइस पे होगा, अगर आप पूरा कंट्रोलिंग स्टेक बेचते हो तो वो आई थिंक जो प्राइस पे होगा वो डेफिनेटली एक अट्रैक्टिव प्राइस रहेगा, तो उस का फॉल आउट हम पूरे हाउसिंग सेक्टर पे देख सकेंगे, विच हम देख रहे हैं कि अच्छे स्टॉक्स लाइक आई लाइक LIC हाउसिंग इनफैक्ट एट दिस प्राइस, लेकिन काफ़ी जिस तरह से पिटा है और 500 के लेवल से काफ़ी नीचे आ गया है, तो आई थिंक एक पॉजिटिव रब ऑफ होगा अगर अच्छे वैल्यूएशंस मिलते हैं पीएनबी हाउसिंग को। एंड वेरी ऑनेस्टली आई थिंक अगर HDFC नहीं ले और कोटक बैंक इसको ले, then I think this story becomes even more interesting और ये पूरा स्पेस और इंटरेस्टिंग हो जाता है। सो बट बिल्कुल जैसे कि आपने कहा, नाउ मार्केट ये इस चीज़ का इंतज़ार करेगा कि
इस पर कोई एक सॉर्ट ऑफ आपको ये चीज समझ में आए कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, उसके बाद ही हम प्राइस एक्शन देखेंगे पीएनबी हाउसिंग पे। ठीक है, एक बार निफ्टी फिर से डे लो पे आ गया। अभी 700 का लेवल 10,700 हमने पाया, फिर से डे लो पे आ गया। तो यानी कि वो रणनीति आपके बिल्कुल काम आई कि 700 के आसपास वापस से बेचा जा सकता है। तो वही हुआ, 702 705 तक गया, फिर से निफ्टी डे लो पे 656 आ चुका है। इसी तरह से बैंक भी है, इसी तरह से सेंसेक्स भी है, और रुपया भी इसी तरह से है। अपनी जो थोड़ी सी पुल बैक दिखा रहा था वापस से कमज़ोर हो गया और वो 68.53 के आसपास अभी चल रहा है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो अभी थोड़ा चले हैं। इस बीच एक शेयर है जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, 726 रुपये का शेयर है। ये शेयर भी मैं आपके सामने रख दूं। हमने कुछ दिन पहले इसको कवर भी किया था। इसकी सब्सिडरी है जो कि अब सिंगापुर में एक लिस्ट करवाना चाहते हैं और चाइना में इनका एक्सपोर्ट बढ़ सकता है दवाओं का। तो ये जुबिलेंट आज करीब 4% ऊपर, 30 रुपये ऊपर है। कुणाल जी जरा इसके चार्ट और देखिए आप। देखिए बहुत ही बेहतरीन चार्ट है डिम्पी। अगर आप इसको लंबी अवधि मध्यम अवधि के लिए रखें तो मुझे लगता है ये वापस से 1000 के लेवल्स आपको दिखाएगा। तो मेरी पोजिशनल लिहाज पर डेफिनेटली बाई की राय है। मुझे लगता है कि 800 रुपये एक शॉर्ट टर्म टारगेट है, वो पार हुआ तो ये फिर सीधा 1000 तक जा सकता है। तो जिनके पास है बने रहें, स्टॉप लॉस 700 पर रखें, होल्ड करने की राय। ओके, 700 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। फंडामेंटली मजबूत स्टॉक, बढ़िया कंपनी है और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में भी है। फार्मा कंपनी, ये ध्यान रखें, ये आज मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो अच्छा स्टॉक है जहाँ तेजी बनती हुई दिख रही है। और मुश्किल हो रही है अनिल जी असल में ट्रेड करने के बीच में। ट्रेडर्स के काफ़ी सारे हमको कॉल्स भी मिल रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी भेज, वो ये कह रहे हैं कि पुल बैक पे विश्वास नहीं हो रहा और 100 पॉइंट नीचे शॉर्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। करना भी मत। अब 100 पॉइंट नीचे निफ्टी अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो उनको वो भी लग रहा है कि एक्सपायरी सामने खड़ी है, अब शॉर्ट करें तो कैसे करें। पुल बैक पे उनको ट्रस्ट नहीं हो रहा, होना ही नहीं चाहिए। 26,500 के नजदीक जाने की कोशिश की बैंक निफ्टी ने, देखी वहां से फिर फिसल गया। 10,780-85 आया, 700 आया, 705 हमने देखा, 705 आया सॉरी, और फिर फिसल गया। और वहीं पे रणनीति भी देखिए शॉर्ट करना चाहिए वापस से। देखो हिम्मत तो मेरी भी नहीं जो जोर से बोल देता कि उस समय शॉर्ट करी, इसलिए मैंने बोला 10,700 के नजदीक शॉर्ट करी और मौका तो मिला, बिल्कुल मिला। वो अब ना केवल 26,500 के नजदीक का मौका आपको बैंक निफ्टी में भी मिला, वहाँ पे भी मिला है, और ना केवल 25 पॉइंट बल्कि 50 पॉइंट का गेन वहीं से हुआ। क्या करें, ये कॉल देने में हमारी जी जानता है कितनी इज्जत दाव पे लगानी पड़ती है ऐसे मार्केट में कॉल देना। आसान काम नहीं है, सीरियसली। ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। खैर इस बीच एक और शेयर है, ट्रेंडिंग वाला मार्केट होना डिम्पी तो बड़ा आसान रहता है कि एक ही ट्रेंड चल रहा है, आपको पता है, वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है, आप सुबह 9-8 पे जो जहाँ खुल रहा है वहीं पे बताओ, आखिरी 1 घंटे में। और स्पेशली 2:30 बजे का फैक्टर ऐसा होता है कि बाजार हमेशा घूमता है, 2:30 से 3:30 के बीच में एक मूव ऐसा देता ही देता है, उस मूव को सही से पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल है, उसके लिए डेटा स्पेसिफिक अनबायस्ड व्यू बनाना पड़ता है और काफी सालों की रिसर्च भी होनी चाहिए उसके पीछे। हाँ, थोड़ा पता होना चाहिए कि ट्रेंड कैसे चलता है, एक्सपायरी से कुणाल जी वाला कॉमन सेंस, कुणाल जी वाला कॉमन सेंस। ठीक है, इस बीच कुछ एक और शेयर हैं। अब टेक महिंद्रा की जिसकी बात कर रहे थे, 715 आ चुका है, 711-12 पे ये डिस्कस हुआ था, 715 डे हाई पे करीब 4% की मजबूती के साथ। कुणाल आपका टारगेट क्या है इस पे? राकेश जी आपका नहीं, 720 पहला टारगेट और 725 दूसरा टारगेट। तो उनके हिसाब से तो हो गया, मैंने बढ़वा दिया था ना। अच्छा। एक और शेयर भी है रेपको होम्स, टेक महिंद्रा, लेकिन टेक महिंद्रा का भी जो एक्शन जो सुबह जो पकड़ना है वो काफी बेहतर था। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली हमने भी इसके चार्ट देखे अनिल जी थोड़ी देर पहले ही। पहले मैं आपको बता दूं किस लेवल पे हमने डिस्कस किया था, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात आपके सामने और रखते हैं। 700 से पार निकलने की कोशिश कर रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी 1.5 लाख शुरू से बना है। क्या खरीदा जाए इन लेवल्स पर? 690 के स्टॉप लॉस से बाई ट्रेड बनाए, टारगेट होगा 720 रुपये का। जिन लोगों ने सुबह मेरे कहने पे खरीदा हो वो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। अनिल जी का इसका पिछला 5 दिन का चार्ट देखेंगे तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शायद राकेश जी ने भी पक्की देखी होगी, वो था इसका 700 का बेस का पक्का हो जाना। आज ये अपने 710 के ऊपर आके पिछले 5 बार के टॉप को ब्रेक कर रहा है। अच्छा, ये 5 बार इसने ऐसा बनाया कि 710 से 715 गया, फिसल जाता था। 5 आज इसको पक्का मान ले या एक दिन और रुक जाए? 710 तो पक्का ही है। पहले 700 था,
वो कंफर्मेशन इन्वेस्टर्स के लिए है, 710 ट्रेडर्स के लिए था, और जैसे 710 पार हुआ वैसे राकेश जी ने इसको नोटिस किया और 711-12 पे आपके सामने वापस से रख दिया और अब 15 आ गए। और आज की क्लोजिंग इसकी 710 के ऊपर रहती है, तो नो डाउट अगर कल भी IT कंपनीज को चलना है तो शायद फिर से लीडर भी बन सकता है टेक महिंद्रा, क्योंकि इसके अंदर एक शॉर्ट कवरिंग का भी एक एंगल है जो भी ड्यू है और ये बहुत अच्छा चलता है शॉर्ट कवरिंग पे। ये शेयर जरूर ध्यान रखने वाला है, 4.25% ये शेयर ऊपर आके काम कर सकता है। डिम्पी अगर इतना स्ट्रॉन्ग लगेगा, मतलब मुझे तो एक चीज का डाउट हो रहा है डिम्पी कहीं ये सब फास्ट मनी की टीम में ना घुस जाए। हाँ, ये ही आपने बिल्कुल सीधा पकड़ा है, पहला शेयर ही होगा हमारा कल फास्ट मनी की टीम में, हो सकता है पहला शेयर भी हो सकता है। क्योंकि इतनी रिसर्च करने के बाद और अगर माहौल कल IT शेयरों के लिए ठीक रहे तो फिर पक्का डिम्पी की टीम में दिखेगा ये। बिल्कुल सर, ये हो सकता है, आपने बिल्कुल पकड़ ली बात। लेकिन फास्ट मनी की टीम में परफॉर्मेंस तगड़ी आती है, ये मैंने देखा। स्टॉक आप लोग बड़े ज़बरदस्त सेलेक्ट करते हैं और कम से कम 2 या 3 स्टॉक तो बड़ा कमाल करते हैं। अब वो आपको थोड़ा सा मैच करना है, कौन सा वाला स्टॉक किस दिन कमाल करा सकता है वो देखना जरूरी है। और एम्फेसिस, माय गॉड, इसको क्या हो गया? यही इतने दिनों से एकमात्र IT शेयर ऐसा बचा था जो शायद चला नहीं था, आज इसका भी दिन आ गया 1140। कुणाल जी, बहुत तगड़ा क्या हुआ ये? तगड़ा ब्रेकआउट है अनिल जी, और ये देखिए ये लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है। अच्छा, और जिस तरह का ब्रेकआउट यहाँ पर आया है अनिल जी, मुझे लगता है कि ये काउंटर नए कीर्तिमान बनाएगा। यहाँ पर 1175 पहला टारगेट है, ये पार हुआ तो ये 1200 को भी पार करेगा। जिस तरह का ब्रेकआउट है अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ है और चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है। ठीक है, एम्फेसिस इस समय डे हाई पे आके कामकाज करते हुए शानदार रिसर्च, और ये ऑलमोस्ट डे हाई पे है। खैर अच्छा, IT और FMCG के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं स्क्रीन पर। एक साइंट के हम बात बोल रहे थे, अब 6% ऊपर आ चुका है। SL टेक 920 के ऊपर आ चुका है। अच्छा, एक और शेयर देखिए, ये जरा गोदरेज कंज्यूमर्स, राकेश जी जरा ये आप देखिए, ये 1210 पे भी चल रहा है, क्या ये भी कल थोड़ा और चल सकता है? देखिए डिम्पी, इस स्टॉक में ब्रेकआउट ना कल के सत्र में देखने को मिला था। किसी ने ले रखा है तो होल्ड करना चाहिए, गिरावट पे नई खरीदारी करनी चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर आप अभी खरीदते हैं तो कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है। बट डेफिनेटली जो आपने पूछा कि स्टॉक और चल सकता है, डेफिनेटली चल सकता है। और अगर आपको इसी स्पेस से डिम्पी नई खरीदारी करनी है तो डाबर को देखना चाहिए। जो कल पैटर्न गोदरेज कंज्यूमर का था, आज वो डाबर का है। इस स्टॉक के अंदर भी ब्रेकआउट देखने को मिला है और इसके अंदर शॉर्ट टर्म में 398, 399 के लेवल्स डाबर में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताऊं, चॉइस ब्रोकिंग और एक्सिस सिक्योरिटीज में क्या समानता है बताइए? उन्होंने एक ही कॉल दी होगी दोनों ने, गोदरेज कंज्यूमर की। गोदरेज कंज्यूमर आज सुबह देखिए, इसको कहते हैं केमिस्ट्री। डिम्पी और हम साथ में शो करते करते डिम्पी को अपने पता चल गया दोनों में समानता कहाँ ढूंढी जा सकती है। नहीं तो लोग सोच रहे हैं कि कहाँ होगी, तुरंत डिम्पी ने बोल दिया। देखिए ये फायदा है साथ में शो करने का। गोदरेज कंज्यूमर आज दोनों ने खरीदारी करने की राय दी थी, है ना? बिल्कुल। तो कल ऐसा ही कुछ TCS के साथ भी हुआ था, राकेश जी ने भी राय दी थी और शुभम ने भी राय दी थी, ऑप्शंस के जरिए भी राय थी। और आज TCS कल भी चला, आज भी चला। खैर ये कुछ बेहतर शेयर आपके सामने। बाजार बंद होने का 30 सेकंड रह गए मार्केट पे, आप कुछ बताएं कि आज की क्लोजिंग कैसे है? खराब ही है पूरी तरह से ना। हाँ, मतलब कोई अच्छा जैसा तो कुछ भी नहीं है। देखिए 10,675 के नीचे क्लोज होना तो खराब ही है। और हाँ, एक चीज कहना चाहता हूँ डिम्पी, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग उतनी खराब नहीं है। तो कल बैंक निफ्टी कमाल कर सकता है क्या? ना कमाल, अगर शॉर्ट कवरिंग आई इतना बढ़िया, यानी कि 700 750 वाला बैंक निफ्टी को ले आए जो ना मुश्किल है, अभी तो नहीं लगता। लेकिन बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी ने वीक क्लोजिंग दी, खराब क्लोजिंग नहीं दी। निफ्टी ने खराब क्लोजिंग दी है। निफ्टी को 10,700 के नीचे बंद होना, बैंक निफ्टी के लिए 26,500 के नीचे बंद होना उतना बुरा नहीं है जितना पूरी छुट्टी पूरी छुट्टी चलिए, ऐसा होना चाहिए जैसे घंटी बजे हमारा बोलना बंद। चलिए, इस बीच आपके लिए बाजार हो चुके हैं बंद। प्रोविजनल क्लोजिंग जो आई है निफ्टी पर 10,667, 102 पॉइंट नीचे। निफ्टी बैंक पर 172 अंक नीचे, 26,429। और सेंसेक्स गिरा है 298 पॉइंट, 35,191। ये प्रोविजनल लेवल्स। अब यूएस मार्केट हमको देखेगा, पता नहीं। हम यूएस मार्केट्स को देख रहे थे, अभी ये देखना होगा क्योंकि डॉ फ्यूचर्स भी कुछ ऐसे ही हैं। वो भी 0.25% की गिरावट के साथ ही बंद हुए हैं, मतलब वो चल रहे हैं। और भारतीय बाजार करीब 0.1% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। एक बार डॉ फ्यूचर्स भी दिखाएं क्लोजिंग के साथ साथ, ताकि थोड़ा कोरिलेशन पता लगेगा। अब थोड़ा सा 200 रह गए, अब 200 थे ना थोड़ी देर पहले 200 था। और फ्यूचर 0.1% था, भी आधा रह गया है। तो यहाँ फिर भी हम रिकवर नहीं हुए। फिर हम रिकवर नहीं हुए।
ओके अच्छा, तो फिर करेंसी एक बार देखिए और क्रूड भी देख लीजिए। हाँ, वही भी देख लेते। तो जो फैक्टर जो सारे जाते जाते देख ही लेना, एक बार उन पर नजर डाल लें कि क्या है क्या नहीं है। ये भी 0.5% माय गॉड, और इसमें कोई रिकवरी नहीं है, 19 महीने का निचला स्तर है, लाइफ टाइम लो के नज़दीक पहुंच रहा है 69 की तरफ। ओके, और कच्चा तेल और बढ़ गया $76। ये एक्चुअली बैठक से पहले जो $75 के पहले शॉर्ट किया हुआ था उनकी तरफ से कवरिंग आई है। और ईरान की खबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी अब थोड़ी देर पहले संदीप हमारे साथ जुड़े थे, उसकी इंपॉर्टेंस बता रहे थे कि ना केवल कच्चे तेल के लिहाज से बल्कि ईरान के साथ भारत के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, और यूएस उनके ऊपर अगर पाबंदियां लगाता है और ये कहता है कि आप ईरान के साथ इंपोर्ट करना, तेल वहाँ से लेना बंद कर दें तो बड़ी मुश्किल होगी। इसलिए आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियां सभी के सभी डील हो, एक भी साइन नहीं ऐसा आया कि जो यहाँ पे बने, और रुपया तो इनको कमज़ोर कर ही रहा है। एक तो आपका 70% का बिल इंपोर्ट का, और वो भी महंगे रुपए के साथ। परफेक्ट। ओके, फाइनल क्लोजिंग 10,671 पर निफ्टी में 97 पॉइंट नीचे, लेकिन अच्छी तो नहीं है, 10,675 के थोड़ी सी नीचे है। बैंक निफ्टी बुरी नहीं है, 26,423 ये है क्लोजिंग, और सेंसेक्स 272 अंक नीचे हुआ है बंद। आइए इस शो के बाद क्या कुछ आपके लिए। रात को 8 बजे गठबंधन में सीट और चेहरे की लड़ाई है, और 2019 में कौन बड़ा भाई होगा कौन छोटा भाई होगा। एनडीए के जो साथी है वो क्या फिसल रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। विपक्ष में भी काफ़ी हंगामा चल रहा है, बंटवारे की बातचीत हो रही है, सीटों का दबाव बन रहा है, तो पूरी तरह से देश राजनीतिमय होने जा रहा है, और देश की बात भी बिल्कुल। तो आज रात को 8 बजे पूरा राजनीति का विश्लेषण, दबाव का दाव, सीटों का मोल भाव, ये ज़रूर देखिएगा। तो ये एक खास शो है। इसके अलावा आप शाम को 6 बजे प्लास्टिक पर बैन लग गया है मुंबई में, बिल्कुल, और अच्छी तरीके से लगा है, ढूंढ कर फाइन लगाया जा रहा है 5-5 हज़ार रुपये का। तो अब धीमे धीमे लोग प्लास्टिक के बगैर जीना सीख रहे हैं, लेकिन जीना कैसे है बगैर प्लास्टिक, क्या किस तरह से आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो प्लास्टिक के सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, वो आप आसानी से कर पाएँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो न सिर्फ मुंबई वालों के लिए, पूरे देश के लिए जानना जरूरी है कि प्लास्टिक बिना कैसे जीना। बिल्कुल। 6 बजे का आपने बताया, 4:30 का मैं बता देता हूँ। 4:30 बजे जो आपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है जीएसटीएन चेयरपर्सन का, उनके साथ हमने जो बातचीत की है उसका पूरा एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देखेंगे। अजय भूषण पांडे होंगे हमारे साथ, ना केवल वो ये बता रहे हैं कि इस समय की सिचुएशन क्या है, आगे की सिचुएशन क्या होगी, इसके बारे में भी आपको जानकारी इसी इंटरव्यू से मिल जाएगी। कुणाल जी, राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। शर्मिला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो ठीक है, एक्सपायरी से एक दिन पहले कमज़ोर क्लोजिंग के साथ आज इस कार्यक्रम को तो यही हम रोक रहे हैं। नमस्कार।